सारे ऐसे लोग हैं जिनके 3 सही होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके 2 सही होंगे। जो 3 सही वाले हैं, उसमें ये देखा जाता है कि मैक्सिमम कितने 3 सही वाले हैं, कम टाइम में जो दे रहे हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। जैसे अभी हमारे ग्रुप से बंटी जी आने वाले हैं अभी, 5 सितंबर 4 सितंबर को टेलीकास्ट होगा वो। हाँ, वो 1 करोड़ के एमपी सवाल से तक वो पहुंचे हैं ना। जी जी 1 करोड़ सवाल तक पहुंचे हैं। तो उनसे भी मैं रेगुलर बात करता था, भाई अपना गेम पे फोकस करो। जैसे कि नॉर्मल पर्सन के लिए तो स्क्रिप्टेड नहीं है, हम्म। लेकिन जो ये सेलिब्रिटी आते हैं, जैसे शाहरुख खान आ हाँ रहे हैं या जी जी। माही हम्म। करीना कपूर आ रही है, हम्म। तो ये लोग तो कभी गलत जवाब नहीं देते या ये लोग क्विट भी नहीं करते। इनका तो हमेशा वो बूटर ही बचता है। और हम्म। सब लोग लगभग 25 लाख रुपए के आसपास या 12.5 लाख रुपए के आसपास इसी अमाउंट को जीतते हैं। तो वो जो स्पोर्ट्स वाला है, जो क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल या हॉकी खेल रहा है, अब उसको आप हिस्ट्री का पूछ रहे हो जी, तो वो कैसे आंसर देगा ना। मीन तो उनको कुछ बताते होंगे। हम लोग जो देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग फिर क्या समझने लग जाते हैं कि चलो मैं किसी चीज को चाह रहा हूँ, लेकिन हम्म। एक्शन नहीं करते। या इसी का अगला पार्ट आ गया ना, मैनिफेस्टेशन। दोस्तों, बहुत से लोगों के लिए केबीसी सिर्फ एक गेम शो नहीं, एक इमोशन है। आज के जो हमारे गेस्ट हैं उमेश साहू, केबीसी के सीज़न में आने के बाद उनकी लाइफ में भी बहुत सारे चेंजेस आए। इवन केबीसी का जो अमाउंट उन्होंने जीता था वो सारा उन्होंने डोनेट कर दिया। चैरिटी के फील्ड में उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया हुआ है, वो आगे हम सुनेंगे। उसके अलावा वो केबीसी में जो नए लोग आ रहे हैं उनको गाइड भी कर रहे हैं, और उनके गाइड के बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अच्छा खासा अमाउंट भी केबीसी से जीता है। तो ये बहुत ही इंस्पायरिंग जर्नी को हम लोग स्टार्ट करते हैं और उमेश जी से जानते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में ये सारी चीज़ें कैसे करी। सो विदाउट अ फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड। कि आजकल हम लोग देखते हैं ना कि रियलिटी शोज में स्क्रिप्टेड बहुत ज्यादा चल रहा है चीजें। हम्म। बाकी डांस के हो गए, सिंगिंग के हो गए, रियलिटी शोज इतने सारे हो चुके हैं। अब क्या ये हमारा जो केबीसी है ये भी स्क्रिप्टेड है? नहीं, केबीसी स्क्रिप्टेड नहीं रहता है, क्योंकि वहाँ पे जितने भी कंटेस्टेंट्स आते हैं वो अपनी मेहनत के दम पर आते हैं। उसका एक पूरा प्रोसेस है, एक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस रहता है, उसको क्लियर करके आते हैं वो लोग। तो ऐसा कई लोग बोलते हैं कि केबीसी स्क्रिप्टेड या फेक है, तो ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मैं वहाँ जा चुका हूँ और साथ में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स भी जा चुके हैं, हमारा एक ग्रुप भी है केबीसी का। तो कोई स्क्रिप्टेड नहीं रहता। जो लोग नहीं जा पाते केबीसी में, जिनका सिलेक्शन नहीं होता, वो लोग बोलते हैं कि फेक है, स्क्रिप्टेड है। नहीं, एक चीज होता है, जैसे हम्म। अमिताभ बच्चन जी जब सामने बैठते हैं जी। तो क्या उनको आंसर पहले से पता होते हैं, और वो क्या ऑडियंस का या मतलब जो गेस्ट है हम्म। वो हेल्प करते हैं? नहीं नहीं, उनको आंसर पहले से नहीं पता होते हैं। जब स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है ना, उसके हम्म। जब कंटेस्टेंट लॉक करता है, उसके बाद आता है उनकी स्क्रीन पर आंसर। तो पहले से नहीं आता है। और ये मैं कंफर्म इसलिए बोल सकता हूँ क्योंकि हमारे कुछ फ्रेंड्स ऑडियंस में भी गए हैं। तो जो अमित जी के पीछे बैठते हैं ना, वहां पर तो उनको स्क्रीन विजिबल रहती है। अच्छा, तो उनको उनका अलग से कोई, देखा होगा, समझ हाँ, गया। स्क्रीन दिख जाता है, हल्का सा तो दिखता ही है। तो अगर उनको पता रहता तो कुछ स्क्रीन पर चमकता, हरा लाल कुछ दिखता, तो ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो स्क्रिप्टेड नहीं है ये। हाँ, बाकी कई लोगों को ऐसा लगता है एपिसोड देखकर कि अरे उसको ज्यादा जिता दिया, उसको नहीं जिताया। तो ऐसा कुछ नहीं है। कई बार क्या होता है कि आप कोई चीज पढ़कर जाते हो, अब वो फंस गई, आपके पास लाइफ लाइन्स नहीं बची है, आपने आंसर दे दिया और बहुत कठिन क्वेश्चन है दूसरों के लिए, तो उनको हम्म। लगेगा कि अरे अमित जी ने तो क्या आंसर दिया, जरूर कुछ सेटिंग होगी करके। तो ऐसा तब लगता है, तब लोगों को रहता है कि हाँ कुछ ना कुछ सेटिंग है या स्क्रिप्टेड, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। केबीसी एकदम रियल शो है। कभी कभी ऐसा लगता है, आपने सही बोला ना, कि कभी हम्म। कभी कोई यूपीएससी आईएएस के लेवल का पर्सन है, हम्म। ये सर्विंग ऑफिसर्स भी हैं, वो हम्म। लोग जाते हैं और वो जी जी। लोग पता चला 3 लाख रुपए भी नहीं जीत के आ पाए। जी। और हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसे लोग जिनका की एजुकेशनल बैकग्राउंड भी बहुत ज्यादा नहीं है, मान लीजिए किसी ने हम्म। 12वीं तक भी पढ़ाई नहीं करी, और जी वो लोग 50-50 लाख तक जीत जाते हैं। जी। जी जी। तो वो बात तो आप सही बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि जैसे लाइफलाइंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। कभी कभी कुछ सीजन्स में एक्सपर्ट एडवाइस भी रहता है, डबल डिप भी लाइफलाइंस रहती है, लाइफलाइंस भी चेंज होती रहती है। तो आपने देखा होगा जिनका एजुकेशनल बैकग्राउंड अच्छा नहीं है और वो थोड़ी बहुत अच्छे से पढ़ाई किए हैं, तो उनको ऑडियंस पोल से भी मदद मिल जाती है, एक्सपर्ट एडवाइस हायर लेवल के क्वेश्चंस पर ले लेते हैं, वो तो हायर अमाउंट जीत जाते हैं। तो उसके हिसाब से हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि कोई अगर कम पढ़ा लिखा है वो ज्यादा अमाउंट जीत रहा है, या आईएएस है या
कोई गवर्नमेंट जॉब में वो कम अमाउंट जीत रहा है तो कुछ सेटिंग है, ऐसा कुछ नहीं है। तो उसको ऐसा मतलब हम लोग कंक्लूजन नहीं बना सकते। लेकिन क्वेश्चंस ऐसे हैं कि मान लीजिए अगर हमको लगता है यार इनका स्टोरी थोड़ा सा इमोशनल है, इनको ज्यादा पैसे जितवाने चाहिए, तो इनको क्वेश्चन हाँ, थोड़े आसान पूछ लें। देखिए होता क्या है ना, कोई भी केबीसी में कंटेस्टेंट जाता है तो केबीसी टीम खुद नहीं चाहती कि वो 10-20 हजार रुपए जीत कर जाए, सीधी सी बात है। हाँ, हेल्प इनडायरेक्टली करते हैं। एटलीस्ट 3,20,000 तो सब जीते हैं, उसके बाद से नहीं वो मैं आते हैं शायद। नहीं मैं ये बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी कंटेस्टेंट जाता है तो पहली बात तो है कि एक 10 हजार का पड़ा हो, एक 3,20,000 का पड़ा हो। तो पहला प्रायोरिटी तो केबीसी टीम का ये रहता है कि भाई 10 हजार से नीचे ना टपके, जीरो पे ना जाए। हम्म। अब दूसरा क्या होता है, 10 हजार से ऊपर अगर कोई कंटेस्टेंट के पास लाइफलाइन बची हुई है, मान लीजिए उसके 3-4 लाइफलाइन बची हुई है, लेकिन वो गलत आंसर दे रहा है इंटेंशनली, तो अमित जी उसको एक दो बार हिंट दे सकते हैं। हिंट ये दे सकते हैं कि भाई आपके लाइफलाइन बची हुई है, आप यूज कर लो। उस समय मतलब टारगेट ये रहता है, ठीक है यार उसकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं, तो उसको उस तरीके से, ऐसा कोई आंसर नहीं बताया जाता है। सिर्फ ये बोला जाता है कि भाई आपके पास लाइफलाइन बची है, बर्बाद मत करो। ऐसा ना हो कि आप गलत आंसर देके टपक जाओ 10 हजार पर और चले जाओ, जबकि आपके 3 या 4 लाइफलाइन बची है। तो ऐसा वो हिंट दे देते हैं अमित जी, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है। वो ठीक ऐसा है। होता है ना, बोलते हैं सोच लीजिए अभी आपके पास एक लाइफ लाइन हाँ, बचा हुआ हाँ, है। वो उस केस में तभी बोलते हैं ना, क्योंकि देखिए कोई कंटेस्टेंट आया हॉट सीट पर बैठा है और अमित जी को पता है इसकी कंडीशन ठीक नहीं है, तो अमित जी को भी लगता है कि ठीक है यार इसका लाइफलाइन बची है, तो बोलने में क्या जाता है। तो कई बार बोलते हैं अमित जी कि आप लाइफलाइन ले लो, लेकिन सामने वाला भी हो सकता है सही हो, तो वो सोचता है नहीं मैं नहीं लूंगा और आंसर लॉक भी किया है, ऐसा भी होता है। दोनों चीजें हुई हैं। हाँ, तो उनका गलत काम है उसको अगर चेतावनी देना। जी, जी, जी। तो वो हिंट थोड़ा सा देते हैं इस सेंस में कि आपके पास लाइफलाइन बची है तो। और जहाँ रिस्की क्वेश्चन रहता है, लाइफलाइन भी नहीं बची हुई है और उसके बाद आप 3-20 का क्वेश्चन खेल रहे हो और नीचे टपक सकते हो, तो वहां पर अमित जी सीधा बोल देते हैं कि भाई देख लो लाइफलाइन नहीं बची है, आप अपने रिस्क पे खेल रहे हो। तो वो उतना हेल्प तो उन लोग करते ही हैं। तो आपका क्या एक्सपीरियंस था जब आप गए, मान लीजिए पहले आपने फास्टेस्ट सिंगर जी, फर्स्ट खेला, फिर आप हॉट सीट पे गए, जी, तो जी, जी। वो कैसा ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस कैसा? क्या होता है जब हम लोग का सिलेक्शन होता है, मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, हाँ, ज्यादा पूरा टाइम नहीं प्रोसेस, लगेगा। क्योंकि इसमें इसमें पूरा आप प्रोसेस। नहीं बोला, क्योंकि लोगों को जी, जी, बहुत वो रहता है, इवन मेरे जानने वाले जी, बहुत लोग हैं जी, जी, जिनका जी। मन होता है कि केबीसी में जाएंगे, केबीसी में जाएंगे। जी। तो मैं आपको बता रहा हूँ पूरा प्रोसेस क्या होता है। रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होता है अप्रैल या मई में, उसका हम्म, प्रोमो आ जाता है टीवी पर। तो वहां पर 10 या 12 दिन रजिस्ट्रेशन क्वेश्चंस आते हैं, आपको रोज उन क्वेश्चंस के आंसर देने होते हैं। ठीक है। जैसे 12 दिन क्वेश्चन आया तो 12 दिन तक आपको 12 आंसर देना अपने मोबाइल से, उसका एक फॉर्मेट रहता है। उस फॉर्मेट में आपको एक कोई नंबर रहता है, उस नंबर पर मैसेज भेजना है। आप हम्म, सोनी लिव ऐप से भी रजिस्टर कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए आपका आंसर तो सही रहेगा, सीधी सी बात है, कुछ लोग डायरेक्ट आंसर देते हैं, कुछ लोग गूगल करके देते हैं, क्योंकि वो तो सिंपल क्वेश्चन रहता है 4 ऑप्शन वाला। तो आप जो आंसर देते हो उसके हिसाब से रैंडमली कॉलिंग होती है, आईवीआर कॉल होती है। हम्म, ठीक है, आईवीआर मतलब एक कंप्यूटराइज्ड कॉल होती है। जिन लोगों ने सही आंसर दिया है उसमें से भी रैंडमली कुछ लोगों को सिलेक्ट किया जाता है। फिर जब फोन आता है आईवीआर कॉल पे, तो उस पर फिर और 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जीके के। ठीक है। अगर आपके 3 जीके के क्वेश्चन सही होंगे कम टाइम में, हम्म, 3 क्वेश्चन सही होंगे कम टाइम में, तब आपका ग्राउंड ऑडिशन के लिए कॉल आता है। ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके 3 सही होंगे, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 3 सही होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे जिनके 2 सही होंगे। जो 3 सही वाले हैं उसमें ये देखा जाता है कि मैक्सिमम कितने 3 सही वाले हैं, कम टाइम में जो दे रहे हैं उनको सिलेक्ट किया जाता है। लेकिन अब उनका एक कुछ कोटा बंधा हुआ है कि भाई मुंबई से इतने लेने हैं, इस स्टेट से इतने लेने हैं। फीमेल और मेल का कोटा बंधा हुआ है। अगर 3 सही नहीं है तो फिर वो लोग देखते हैं किन लोगों के 2 क्वेश्चन सही थे आईवीआर में, और वो कम टाइम में किन्होंने सही आंसर दिया। फिर उतने लोगों को सिलेक्ट करके वो लोग ग्राउंड ऑडिशन के लिए बुलाते हैं। ग्राउंड ऑडिशन के अलग अलग सेंटर्स रहते हैं, मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, भोपाल वगैरह। जहां जैसा सुविधा रहता है वैसा वो बुलाते हैं। एक सेंटर पे कम से कम 600 से 800 लोग आते हैं। ये हर साल का अलग अलग। जी। मतलब ये 600 से 800 लोग एक एपिसोड के लिए आते हैं या फिर पूरे नहीं, सीजन? नहीं, 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 अभी ये मैं ग्राउंड ऑडिशन की बात कर रहा हूँ। ग्राउंड ऑडिशन पर आते हैं वो लोग एक सेंटर पर, कभी 600 कभी 800 लोग। उन 800 में से करीबन 20 या 30 लोगों का सिलेक्शन होता है। ठीक है, ठीक है। तो अगर ऐसे हमारे 5 सेंटर है तो 30 × 5 समझ लीजिए 150 लोगों का सिलेक्शन होगा। तो 150 लोगों का सिलेक्शन होगा। अब 150 लोगों को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेगा, एक हफ्ते में 10 लोग आते हैं, है ना। तो हम्म। ऐसे करके आपके 15 वीक तक का सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये प्रोसेस है पूरा। तो ग्राउंड ऑडिशन में आपका जीके टेस्ट होगा, जीके टेस्ट को आपको क्लियर करना होगा। अगर जीके टेस्ट में 20 क्वेश्चन आते हैं उसमें कम से कम 12 या 14 क्वेश्चन आपको सही बनाने हैं,
और नहीं बना पाओगे तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, फिर आपका इंटरव्यू नहीं हो पाएगा। और इंटरव्यू होता है, वीडियो इंटरव्यू होता है कैमरे के सामने, जैसे अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं उस तरीके से कैमरे के सामने इंटरव्यू होता है। फिर आपकी क्या स्टोरी रहती है, क्या रहता है, वो सारा चीज वो लोग जानते हैं, समझते हैं, पैसे की क्या जरूरत है, वो सब सारी चीजें डिस्कस करते हैं। एक फॉर्म भी देते हैं वो लोग प्रोफाइल फॉर्म भरने के लिए, वो प्रोफाइल फॉर्म भरते हैं, उसके हिसाब से आपका इंटरव्यू होता है। फिर ये जो वीडियो बनता है ये मुंबई जाता है, वहां पे ज्यूरी जो रहती है 2 मेंबर की, वो देखती है कि क्या है हमारे केबीसी के लिए फिट बैठेगा, क्या इसके लाइफ में चेंज आएगा, क्या इससे टीआरपी मिलेगी, नहीं, तो उस हिसाब से पूरा प्रोसेस रहता है। ये शॉर्ट में मैंने बता दिया आपको। हाँ, अल्टीमेटली तो शो ही है और टीआरपी उनको चाहिए। जी तो जी जी बिल्कुल। मतलब जिनका थोड़ा स्टोरी, आपने सही बोला कि स्टोरी अगर मान लो थोड़ा सा ऐसा है कि उनको केबीसी में आने से मदद मिल सकती है, तो शायद उनको जी। वो ज्यादा करेंगे। जी जी, वो तो है, उन लोग का फोकस वही रहता है कि जिससे सोशल चेंज दिखे, यानी हमने इस कंटेस्टेंट को बुलाया, इसकी लाइफ चेंज हुई, उसके लिए भी अच्छा, केबीसी के लिए भी अच्छा, और दूसरे लोग भी मोटिवेट हों। तो ये उनका मेन फोकस रहता है केबीसी टीम का। तो ये तो अपने आप में काफी सारा बड़ा प्रोसेस हो गया। मतलब जी जी कोई जी। आदमी इतना प्रोसेस करके जाए और हम्म। आप ये हॉट सीट तक पहुंचे और वहां पे हाँ, भले उस पैसे उसके देके बाद जाए। हाँ, मैं एक चीज बताना भूल गया था। ये तो हो गया कि जो मैंने आपको बताया 150-200 लोगों का सिलेक्शन हो गया। अब एक एपिसोड में तो 10 को बुलाएंगे, हम्म, तो 10 को बुलाया जाता है और साथ में उनके फैमिली मेंबर्स भी रहते हैं साथ में, तो वहां पर पहले प्रैक्टिस कराई जाती है फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। 10 लोगों का पहले प्रैक्टिस कराते हैं, 7-8 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराते हैं। जब चालू होता है, जब अमित जी आ जाते हैं स्टेज पर, है ना, जब वो पहुंच जाते हैं वहां पर शूटिंग के लिए, तब फिर रियल फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट होता है। आपकी पहले प्रैक्टिस करा दी जाती है, आप सीख जाते हो वो टैबलेट को चलाना, देखना, ताकि वहां कोई कंफ्यूजन ना हो, या हो सकता है आपके लैपटॉप या टैबलेट में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, वो सब चीज सारा चेक कर लेते हैं। फिर जब फाइनल शूट होता है तब वहां रियल चालू होता है, फिर वहां पर आपको तेजी से आंसर देना है, और जो तेजी से आंसर देगा वो हॉट सीट पहुंच जाएगा। तो ये तो प्रोसेस हॉट है। सीट पे नहीं पहुंच पाया, उसका मेहनत, मुंबई जाना, सब बेकार। देखिए, एक वीक में 10 लोगों को मौका मिल रहा है, हम्म, तो जब एक हॉट सीट पर जो पहुंच जाता है वो खेलेगा, क्विट करेगा, जाएगा, उसके बाद बाकी 9 लोग के बीच में कंपटीशन होगा। ऐसे करते करते 5 या 6 लोग तो हॉट सीट पर पहुंच ही जाते हैं एक वीक में। और कभी ऐसा होता है कि किसी हफ्ते कोई अगर ज्यादा अमाउंट जीत रहा है 1 करोड़ का, तो ज्यादा लंबा चला, तो ये समझ लीजिए सिर्फ 4 कंटेस्टेंट ही पहुंच जाते हैं, बाकी लोग नहीं पहुंच पाते, तो वो लोग अगले सीजन ट्राई करते हैं। ये प्रोसेस है। हम्म। ठीक है, तो ये तो हो गया केबीसी में पहुंचने तक का प्रोसेस। जी। अब केबीसी में पहुंच गए, हम्म। आप 1 करोड़ कैसे जीत पाएंगे वहां पे? मतलब आप तो उसके बारे में आजकल थोड़ा सा इंटरनेट पे टिप्स भी दे रहे हो। तो जी एक जी करोड़ जी। रुपए कैसे जीत? क्योंकि वहां पे जाएंगे और 2-3 लाख रुपए जीत के आगे तो फिर मजा नहीं है ना। वहां जाओ तो कम से कम जीत के आओ। सही सही बात है आपकी। उसके लिए क्या है कि पढ़ना तो बहुत है ना, नॉलेज अनलिमिटेड है, आपको पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे सोर्सेज है, बहुत सारी बुक्स हैं ऐसी, और इवन हम लोग भी यूट्यूब पर बताते हैं, हम लोग का खुद यूट्यूब पे एक चैनल है, केपीसी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ गाइडेंस के लिए। तो हम लोग उस तरीके के क्वेश्चंस कराते हैं, तैयारी कराते हैं, जिससे लोगों को हेल्प मिले। पढ़ने के साथ साथ ये इंपॉर्टेंट है कि क्या चीज छोड़ना है। हम्म, लोग पढ़े जा रहे हैं, फॉरवर्डेड मैसेज पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, उतना नहीं पढ़ना है। वैसे पढ़ेंगे तो पागल हो जाएंगे, आपको तो क्या 5 साल 10 साल भी पढ़ोगे तो भी आपको लगेगी कुछ नहीं हुआ तैयारी। ठीक है। तो 1 करोड़ जीतना है, 25 लाख 50 लाख जीतना है, वो तो अच्छी बात है, अच्छा टारगेट है। लेकिन अगर आपका सही तरीके से आपको सही डायरेक्शन मिल गया है ना, तो आप पहुंच जाओगे आराम से। 50 लाख 1 करोड़ आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपको यूनिक क्वेश्चंस को छांटना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, और वो काम हम लोग पिछले 4-5 साल से कर ही रहे हैं। वैसे यूनिक क्वेश्चंस को ला रहे हैं, अपने यूट्यूब चैनल पर करा रहे हैं, जिससे लोगों को हेल्प मिल रही है। और हमारे केबीसी ग्रुप से भी बहुत सारे लोग जा रहे हैं फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट तक, हॉट सीट तक, और एक अच्छा अमाउंट जीत रहे हैं। तो वो मेहनत तो है, 2-3 साल 4 साल लगता है। कुछ कुछ लोग मैं देखता हूँ 15 साल 16 साल से लगे हुए हैं, अभी तक नहीं पहुंच पाए हैं। ऐसे भी लोग हैं, कुछ लोग 3 साल में पहुंच गए हैं, कुछ लोग 2 साल में पहुंच गए हैं, तैयारी कर रहे हैं। तो किस्मत भी रहती है, किस्मत भी है, मेहनत भी है। तो आप मैंने बताया ना, अगर आप मान लीजिए कुछ नहीं पढ़े हैं, फॉर एग्जाम्पल हम्म, आप पहुंच गए, चलिए थोड़ा बहुत जीके पढ़े हैं लेकिन वैसे उतना नहीं पढ़े, और मान लीजिए आपको वो कठिन कठिन क्वेश्चंस फंस गए जो आपने पढ़ा हुआ है, तो आप निकाल लोगे ना। हम्म, लेकिन ये चीज का गारंटी नहीं है ना कि आप जितना लिमिटेड पोर्शन पढ़े हो वो आएगा। तो सही ये बात। है कि आपको ज्यादा से ज्यादा वास्ट जो टॉपिक्स हैं उसको कवर करना पड़ेगा, चाहे मैथोलॉजी हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, बॉलीवुड, इमेजेस,
सारे टॉपिक्स को कवर करना है, सिर्फ एक में ही एक्सपर्ट नहीं रहना है। तो बोलते हैं जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मास्टर ऑफ नन, वैसा वाला हिसाब किताब है केबीसी का। वैसी तैयारी होगी तो आराम से आप 25 लाख के ऊपर तो जीत ही सकते हो, 25, 50, 1 करोड़ या 7 करोड़ जो भी। और कितना टाइम लगेगा अगर आप ऐसी तैयारी करनी है तो, या ये रेगुलर है, कंटिन्यूस चलता रहेगा? रेगुलर रोज आपको कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ने पड़ेंगे, कम से कम 6 से 7 घंटा। उस टाइप के क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे, क्योंकि जो नीचे के लेवल के क्वेश्चन है वो तो करंट अफेयर्स टाइप के क्वेश्चन रहते हैं, कुछ मुहावरा पूछ दिया, कुछ गाने का दे दिया, इमेज वाले क्वेश्चन आ गए, वो इजी है, वो तो आप फिर भी 40,000 80,000 आप ऐसे ही जीत जाओगे, कुछ खास नहीं भी पढ़े होते। लेकिन जो ऊपर के क्वेश्चन है उसके लिए तो बहुत मेहनत लगती है। हिस्ट्री, माइथोलॉजी, ज्योग्राफी, जैसे मैंने बताया ना, इतने सारे टॉपिक्स हैं, कुछ भी पूछ सकता है। इवन जो आपको प्रोफाइल फॉर्म भरवाया जाता है, जिसके बेसिस पे वीडियो इंटरव्यू होता है, अगर आपने लिखा है कि मेरा फेवरेट स्पोर्ट्स बैडमिंटन है, तो बैडमिंटन से रिलेटेड एक आध क्वेश्चन फंस सकता है। आपको सिंगिंग पसंद है, बोलोगे कि मुझे नए गाने पसंद है ना, अरिजीत सिंह के पसंद है, तो हो सकता है उसका गाना पूछ दे। मतलब इस तरीके से वो आपकी प्रोफाइल से भी पूछता है क्वेश्चन। लेकिन ये सब सिर्फ 3,20,000 तक, उसके बाद उसके ऊपर तो फिर रैंडमली चालू हो जाता है, कुछ भी उठा के पूछेगा, आपको उसको आंसर देना है। और आंसर के लिए आपके पास तो अगर लाइफ लाइन बची है तो अच्छी बात है, नहीं बची है तो फिर आपको रिस्क लेके खेलना पड़ेगा। वो तो है, मतलब जैसे मान लीजिए कोई राजस्थान से आया है, तो हम्म। उससे राजस्थान के ट्रेडिशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, कोई उड़ीसा से है, एक आध दो क्वेश्चन पूछेगा। में रहते हैं उस तरीके से। जी जी, वैसे ही है। जो जिस स्टेट का, उससे एक दो क्वेश्चन रहेगा, उसकी प्रोफाइल से रिलेटेड पूछेगा। कोई डॉक्टर है बोलेगा तो कुछ बायोलॉजी से रिलेटेड पूछेगा, कोई इंजीनियर है बोलेगा तो इंजीनियरिंग का कुछ ना कुछ पूछेगा वो। एक रहता है प्रोफाइल का। लेकिन ये सब 3,20,000 के नीचे, 10वें क्वेश्चन के नीचे ही पूछता है ये। ऊपर में तो फिर आपकी मेहनत, कितना डिटेल में पढ़े हो, इतनी तैयारी की हो, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिलेगा। आपका फेवरेट लाइफलाइन कौन सा है सारे लाइफलाइन में से? मेरा फेवरेट लाइफलाइन है एक्सपर्ट एडवाइस, जो अभी नहीं है इस सीजन। ये ना एक्सपर्ट एडवाइस में उनको बिठा दिया जाता है जो काफी नॉलेजेबल रहते हैं, तो उससे एक क्वेश्चन आपका निकल जाता है। और पुराने अगर आप सीजन देखेंगे केबीसी के, तो उसमें यही हुआ है, जो हाई अमाउंट जीते हैं, 5 करोड़ 1 करोड़ जीते हैं, वो लोग को एक्सपर्ट एडवाइस की हेल्प मिली है, तो वो एक अच्छा अमाउंट जीत गए हैं। वो अच्छा लाइफलाइन है, बट इस बार हटा दिया। और जनरली हमने देखा भी है कि एक्सपर्ट्स मोस्ट ऑफ द केसेस में उनको राइट आंसर पता होता है, भी उनको नॉलेज हम्म। होता है। जी जी जी, नॉलेज उनको रहता है, वो उस फील्ड के रहते हैं। बहुत सारे न्यूज एंकर्स रहते हैं। कई बार आजकल तो क्विज मास्टर्स को भी बुलाने लगे जो बहुत सारे क्विज कराते हैं, तो जो उस फील्ड का है तो वो सीधी सी बात है, वो बताएगा, हाई लेवल का क्वेश्चन जरूर बताएगा वो। और शायद यही कारण है कि अब हम लोग 1 करोड़ 7 करोड़ के विनर्स नहीं देख पा रहे उतना। हाँ, एक कारण वही भी है कि एक्सपर्ट एडवाइस क्योंकि हटा दिया है, तो बहुत ज्यादा तकलीफ हो जाती है, उतने आप कर नहीं पाते हैं। ऑडियंस पोल भी आपका हो गया, डबल डिप हो गया, 50-50 लाइफलाइन हो गई, और वीडियो फ्रेंड हो गया। वीडियो फ्रेंड अगर आपका अच्छा है, वो आपको हेल्प करेगा एक आध क्वेश्चन में तो ठीक है, लेकिन आगे तो फिर आपकी मेहनत है उसके बाद, क्योंकि एक्सपर्ट एडवाइस तो चला गया है, वही सबसे अच्छी लाइफलाइन थी मुझे लगता है, उन्होंने हटा दिया क्योंकि उनको भी समझ में आने लगा कि शायद इससे करोड़पति बनने में इजी हो जा रहा है। वो लोगों ने लास्ट सीजन भी हटा दिया था और इस सीजन भी नहीं रखा है, तो दिक्कत तो है, कठिन हो गया थोड़ा सा और। अच्छा, जैसे ये जो वीडियो कॉल ऑफ फ्रेंड और लाइफलाइन है, हम्म, जी। इसमें कुछ चीटिंग की जा सकती है क्या, कि आप अपने फ्रेंड को आप क्वेश्चन पूछ रहे हो और वो हम्म, साइड में गूगल पे से देख के आंसर बता दे? नहीं नहीं हो पाता क्योंकि वीडियो कॉल फ्रेंड होता है, उसके पहले केबीसी टीम चेक करती है आपका रूम को, है ना। और इवन एक दो सीजन तो यही हुआ है कि किसी को वो लोग भेज दिए थे आपके घर पर, वो बाजू में आपके साथ बैठे रहता है रूम में, कि चीटिंग ना करे करके। तो वो पूरा रूम चेक करते हैं, आप जो भी लैपटॉप मोबाइल में कनेक्ट किए हो वो देखते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वीडियो कॉल फ्रेंड कर रहे हैं तो बस वो तुरंत कॉल आ जाएगा। पहले से उनको बता दिया जाता है कि आपको कॉल आ सकता है, आपका जो फ्रेंड है वो हॉट सीट पर पहुंच गया है, तो वो बता देते हैं। लेकिन उन लोग चेक करते रहते हैं, और अगर कुछ ऐसा साउंड आता है, क्योंकि म्यूट नहीं रहता है ना, तो साउंड आता है तो बोलते हैं कि आपके बाजू में कोई है रूम में, तो उसको हटा दीजिए, ये चीटिंग होगी, हम फिर आपके कंटेस्टेंट को डिस्क्वालीफाई कर देंगे। तो अगर उनको बाद में पता चला कि भाई ये कंटेस्टेंट ने चीटिंग की है, कंटेस्टेंट मतलब उसके वीडियो फ्रेंड ने चीटिंग की है, ठीक तो है, वो ठीक। उसको बता देंगे कि भाई आपके वीडियो फ्रेंड ने चीटिंग करके आपको अमाउंट जिताया, तो हम आपको अमाउंट नहीं देंगे। वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिए रहते हैं पहले से, कहीं भी पता चला चीटिंग हुई कुछ हुए तो वो लोग सारा चीज कैंसिल कर सकते हैं, वो उनके पास अथॉरिटी है केबीसी के पास। बट शायद मोस्टली ऐसा होता नहीं होगा, क्योंकि हमने शायद सुना तो न्यूज में कभी हम्म। ऐसा नहीं है कि कोई डिस्क्वालीफाई हुआ हो। मे बी फॉरेन कंट्रीज के में
एक दो जी, बार जी। कुछ आया है कि हुँ, हुँ, हुँ। कुछ सेटिंग किया था और जिस वजह से बाद में उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। जी। हाँ, लेकिन हाँ। इंडिया में तो शायद ऐसा कभी हुआ नहीं है ना। नहीं हुआ, टाइम भी बहुत कम रहता है, हाई लेवल के क्वेश्चंस में आप वीडियो फ्रेंड को पूछ रहे हो, कहाँ वो लोग 3-4 बार चेक करते हैं, टेस्ट भी करते हैं, सब देखते हैं केबीसी टीम, तो वो लोग एक्सपर्ट है इसमें, तो उसके चांसेस नहीं है, कोई नहीं कर पाता चीटिंग। तो मैं भी सुना नहीं हूँ और कोई करता भी नहीं है और फिर अच्छा भी नहीं लगेगा ना। अब मैं ऐसे बात कर रहा हूँ, फिर ऐसे मोबाइल में मैं ऐसे कर रहा हूँ, बाजू में किसी को इधर देख के बोल रहा हूँ, तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इमेज भी खराब होगी। तो लोगों को ऐसा रहता है कि टीवी पर आ रहे हैं पहली बार, तो हम्म। हम अच्छे से रिप्रेजेंट करें अपने आप को, ऐसा नहीं कि इधर देख रहे हैं, उधर देख रहे हैं, बता रहे हैं। तो वो लगे कि ये क्या है, चीटिंग करते हैं, कुछ आता नहीं है, कैसा वीडियो फ्रेंड है। तो लोग नहीं करते हैं, वो सब अवॉइड करते हैं। तो नहीं होता चीटिंग मेरे हिसाब से तो, होता भी नहीं हो, कोई चांस भी नहीं है चीटिंग होने का। हाँ, मतलब मे बी आपने बोला इतना स्क्रूटनी हो रहा है और इतना फास्ट हुँ, चीजें चल रही हैं। और दूसरी बात ये भी आपने सही बोला कि आपने इतने स्ट्रिक्ट नॉर्म्स करे हुए हैं कि भाई आपका जी। पार्टिसिपेंट या जो भी है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो ऐसे में जी, लोग जी। प्रेफर नहीं करेंगे करना। हाँ, वो तो है। और नहीं प्लस करते हैं और ये है कि जी। इतना कम टाइम मिल रहा है, हुँ। तो उसमें हो सकता है चीटिंग करने के बाद भी आप आंसर ना बता पाओ। हाँ, वो भी है। 45 सेकंड में आप क्या खोज लोगे, क्या कर लोगे गूगल में? इतना बड़ा क्वेश्चन है, 3 सेंटेंस मतलब 3 लाइन्स का क्वेश्चन है। उसको कैसे गूगल सर्च करोगे, क्या करोगे, वो सब ना सब बेकार है। उससे अच्छा है आप अपने वीडियो फ्रेंड्स अपने ऐसे बनाइए कि कोई हिस्ट्री माइथोलॉजी में एक्सपर्ट है वो अलग रहे, स्पोर्ट्स और करंट अफेयर्स वाला अलग रहे। इस तरीके से आप बना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ताकि आपको हेल्प हो जाए सही समय में। ठीक है। तो आपने जो अपना केबीसी का विनिंग अमाउंट जीता था, जी। वो आपने चैरिटी में, बच्चों के एजुकेशन में, इवन हुँ। आप सैलरी का भी आप कुछ पार्ट डोनेट करते थे। जी, जी, जी। तो उसका आपका मोटिवेशन कहाँ से मिला और फैमिली का कितना सपोर्ट था? बिकॉज ऐसे डिसीजन हमने देखा है कि जो भी गेस्ट आते हैं या मान लीजिए केबीसी के अंदर जो सेलिब्रिटीज आ रहे हैं, हुँ, हुँ। तो मेनली चैरिटी में डोनेट करते हैं। हुँ, हुँ। तो आते ही जी। शायद चैरिटी के लिए, खेलने के लिए आते हैं। जी, जी, जी। हाँ, अच्छा, इससे एक बात ये भी बताइए कि चलिए नॉर्मल पर्सन के लिए तो स्क्रिप्टेड नहीं है, हुँ। लेकिन जो ये सेलिब्रिटी आते हैं जैसे शाहरुख खान आ हाँ। रहे हैं या जी, मान जी, जी। लीजिए कि हुँ, करीना कपूर आ रही है, हुँ, तो ये लोग तो कभी गलत जवाब नहीं देते या ये लोग क्विट भी नहीं करते। इनका तो हमेशा वो हूटर ही बजता है। और हुँ। सब लोग लगभग 25 लाख रुपए के आसपास या 12.5 लाख रुपए के आसपास इसी अमाउंट को जीतते हैं। तो जी, जी। इनके वाले केस में तो स्क्रिप्टेड होता होगा। हाँ, उसमें बोल सकते हैं क्योंकि उनको आंसर्स मुझे लगता है बता दिया जाता होगा, हिंट दे दिया जाता होगा क्योंकि सेलिब्रिटी है, उनको कहाँ इतना जीके पता होगा। वो पूछेंगे कि 1850 में क्या इवेंट हुआ, मुगल्स का क्या हुआ, वो कैसे आंसर दे पाएँगे? सीधी-सी बात है। जो खुद तैयारी कर रहा है, वो आंसर नहीं दे पा रहा है, तो वो लोग के पास कहाँ टाइम है इतना? तो मुझे लगता है कि उनको एक बता दिया जाता है, एक इमेज अच्छी बनी रहे और वैसे भी उस पैसे का यूज़ वो लोग चैरिटी या अपने एनजीओ के लिए कर रहे हैं, तो ठीक है, जस्टिफाइड है। उतना तो चलता वो जो ऑडियंस है वो जो टीवी पे देखते हैं उनको भी पता है, सीधी-सी बात है। आप देख रहे हो, मैं देख रहा हूँ कि ये लोग 50 लाख या 1 करोड़ जीत रहे हैं, 25 लाख इनको कैसे पता होगा? नहीं पता होगा ना। आंसर्स बता दिए जाते हैं, एक फन का शो रहता है, उसको मतलब ज़्यादा सीरियसली नहीं लेने का। जो सेलिब्रिटी आते हैं उसको मैं कहूँगा कि वो उसमें उन लोगों को दे दिया जाता होगा हिंट कि भाई ये ऐसा-ऐसा है इस तरीके से। बाकी तो वो लोग अपना मस्ती मज़ाक करते हैं, बात करते हैं, अपनी पिक्चर का प्रमोशन करते हैं या और कुछ जो सोशल वर्क से जुड़े हुए हैं, एनजीओ उससे रिलेटेड बात करते हैं। 25 लाख या 50 लाख जैसा आप बोल रहे हैं वैसे जीतते हैं और चले जाते हैं। तो वो पोर्शन को बोल सकते हैं कि थोड़ा-सा स्क्रिप्टेड हो सकता है वो, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो एक अच्छा चीज है। और सेलिब्रिटीज हुँ। के साथ साथ बीच में हमने कुछ सीजन्स में ये भी देखा है ना कि आप अलग अलग फील्ड से लोगों को लेके आ रहे थे जो अच्छा काम कर रहे थे, हुँ। कर्मवीर या उस जी, हिसाब जी, से। करम जी, जी, जी। एटलीस्ट इंस्पिरेशन भी लोगों को मिलता है जब आप ऐसे लोगों के देखते हो उनकी हुँ, स्टोरी। हुँ। जी, वो तो आप सही बोल रहे हैं और इसमें अब जैसे कि ये तो आपने सेलिब्रिटी यानी फ़िल्म इंडस्ट्री वाले बोले, स्पोर्ट्स वाले भी आते हैं, आपने देखा होगा, सोशल वर्कर्स भी आते हैं। तो वो जो स्पोर्ट्स वाला है, जो क्रिकेट खेल रहा है या फुटबॉल या हॉकी खेल रहा है, अब उसको आप हिस्ट्री का पूछ रहे हो जी, तो वो कैसे आंसर देगा ना? तो उनको कुछ बताते होंगे। अब एक इमेज बनी हुई है, अब उनको थोड़ी ना आप 50 लाख में कुछ भी बताओगे नहीं और वो टपक के 3-20 में आ जाएँगे, तो अच्छा नहीं लगेगा ना। तो वो लोग हिंट दे देते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है कि चलो यार छोड़ो, जाने दो। लोगों को तो पता ही है ऑडियंस को कि इनको पता ही होगा आंसर। ऐसा करके एपिसोड को बनाते हैं वो लोग। ठीक है, तो वो तो उनका हो गया। आपके हुँ। वाले केस में आप तो अपनी मेहनत से पैसा जीत के आए जी, और जी, फिर आपने जी। चैरिटी में लगा दिया।
तो उसके जी। पीछे क्या मोटिवेशन था आपका? देखिए, मेरा क्या है बेसिकली मैं तो एक नक्सलाइट अफ़ेक्टेड बच्चों का एनजीओ चला रहा था, ठीक है? 2011 से करीबन 2022 तक हमने चलाया है। तो उसमें जो हमारे जो छत्तीसगढ़ में जो बस्तर करके एरिया है, वो काफ़ी नक्सलाइट अफ़ेक्टेड एरिया पहले रहा था, अभी तो काफ़ी चीज़ें कंट्रोल में हैं। तो वहाँ का मैं एनजीओ चला रहा था, वहाँ से करीबन 50 बच्चों को ले आए थे हम लोगों ने। तो उनकी जो पढ़ाई-लिखाई, खाना-पीना, जो भी व्यवस्था थी, वो सब हम ही देख रहे थे। तो मैं तो अपनी सैलरी का आधा मैं दे देता था क्योंकि उससे मेरी शादी भी नहीं हुई थी, सीधी-सी बात बता रहा हूँ मैं। 2010 से मैं गवर्नमेंट जॉब में लगा हूँ और 2017 में मैं केबीसी के हॉट सीट पर पहुँचा हूँ, ओके। तो सैलरी का मैं 50% दे देता था और घर का तो पूरा सपोर्ट था। घर वाले को कोई दिक्कत नहीं थी, घर वाले बोल रहे थे बढ़िया, सब अच्छा है, अच्छा काम कर रहे हो, करते रहो करके। और जब मैं केबीसी से आया तब मुझे और फाइनेंशियल हेल्प मिलने लगी, और भी लोगों की। जब उन्होंने देखा मेरे एपिसोड की अरे! ये तो नक्सलाइट अफ़ेक्टेड बच्चों की हेल्प कर रहा है, तो हमें भी हेल्प करनी चाहिए। तो बहुत सारा फाइनेंशियल हेल्प मिला, मेरे ऊपर बर्डन थोड़ा कम हुआ। पहले मैं अकेले ही पढ़ाता था और मेरा एक फ्रेंड भी पढ़ाता था। बाद में मेरे पास मतलब टीचर्स की लाइन लग गई, बहुत सारे टीचर्स आ गए। बोले हम सैलरी भी नहीं लेंगे, हम पढ़ाएँगे। तो केबीसी में जाने का एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आप जो काम कर रहे हो, जो भी आप जिस फील्ड में हो, उसमें आपको एक हेल्प मिलती है। फाइनेंशियल हेल्प भी मिलता है और मोटिवेशन भी मिलता है। तो मैं घरवालों को सपोर्ट पहले भी था और उसके बाद जब मैं केबीसी से आया, उसके बाद भी सपोर्ट रहा। फिर 2019 में मेरी शादी हुई, तो वाइफ़ का भी सपोर्ट रहा, इवन वो भी मेरे साथ बच्चों को पढ़ाने जाती थी। तो ये सारी चीज़ें 2022 तक अच्छे से चली। 2022 तक चली, मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बीच में कोरोना पीरियड भी आया और हम्म। फिर गवर्नमेंट ने भी कुछ-कुछ रूल्स रेगुलेशन चेंज किए कि आप 18 साल से कम के बच्चों को नहीं रख सकते प्राइवेट एनजीओ में, क्योंकि हमारा प्राइवेट एनजीओ था। तो जहाँ पर जिस जगह की मैं बात कर रहा हूँ बस्तर, वहाँ पर अच्छे-अच्छे स्कूल्स और कॉलेजेस भी खुल गए। तो बहुत सारे बच्चों का जो मेरा जो टारगेट था 12वीं पढ़ाने का, 12th क्लास कंप्लीट कराने का, वो पूरा हो गया। फिर उसके बाद कुछ की कॉलेज भी कंप्लीट हो गई और मुझे अच्छा लगता है बताते हुए, कम से कम अभी उतने बच्चों में 10 से 12 बच्चों की गवर्नमेंट जॉब लग गई है। वो अपनी अच्छा। मेहनत पर वो पहुँच गए हैं और कुछ अपने घर पर खेती कर रहे हैं, क्योंकि उनको खेत भी देखना है ना अपने, जो घर की जो खेती है, सही बात वो है। कर रहे हैं। और बाकी कुछ बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं वही बस्तर एरिया में, जो वहाँ कॉलेज में एडमिशन लेके पढ़ाई कर रहे हैं, उनसे बातचीत होते रहती है। मेरा जो टारगेट था 12th पढ़ाने का, वो भी पूरा हुआ। इवन कुछ के कॉलेज भी कंप्लीट करवाए हम लोगों ने और कुछ की गवर्नमेंट जॉब भी लग गई, क्योंकि वो लोगों ने वैसी तैयारी की, वैसी बुक्स पढ़ी, जैसा उनको बुक्स चाहिए था उनको बुक्स मिला, कोचिंग भी मिली, सारी चीज़ें हुई। तो एक सिस्टमैटिक वो मेरा जो काम था, वो वाला काम, वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद फिर हम और 1-2 और एनजीओ से कनेक्ट हो गए और भी दूसरे-दूसरे काम स्टार्ट कर दिया हम लोगों ने, दूसरे एनजीओ के माध्यम से। आप जो उनको पढ़ाते थे, आप क्या सब्जेक्ट पढ़ाया करते थे उस टाइम पर? मैं तो सब सब्जेक्ट पढ़ाता था उनको। शुरू में मेरे को दिक्कत होती थी क्योंकि मैं तो मैथ्स फील्ड वाला था, मैथ्स इंग्लिश में अच्छे से बताता था, लेकिन मैं देखा कि बच्चों को तो हिंदी में भी दिक्कत है, सोशल साइंस में भी दिक्कत है। वो हिंदी मीडियम के बच्चे थे, तो मुझे ज़्यादा आता नहीं था उतना। धीरे-धीरे उनको पढ़ाते मैं सीखा, समझा। फिर मैं भी एक्सपर्ट हो गया, इवन उनको कॉमर्स भी पढ़ाया, आर्ट्स भी पढ़ाया, उनकी बुक्स ले जाता था, घर ले जाके पढ़ता था। तो ऑफ़िस से आ जाता था 6 बजे, 6 साढ़े 6 बजे, उसके बाद खाना खा लेता था तुरंत मैं। साढ़े 6, 7 बजे मैं खाना खा के निकल जाता था और फिर वहाँ हॉस्टल जाके कम से कम साढ़े 10, 11 बजे तक मैं उनको पढ़ाता था। पहले लड़कियों को पढ़ाता था 8 साढ़े 8 तक, उसके बाद लड़कों को पढ़ाता था। लड़के-लड़कियाँ अलग विंग में रहते थे, इधर लड़कियाँ रहती थी, उधर लड़के। तो लड़कियों को पहले पढ़ाता था साढ़े 8 बजे तक करीबन और फिर साढ़े 8 से 10 साढ़े 10 तक बच्चों को पढ़ाता था और संडे-संडे हम लोग साथ में खेलते भी थे क्रिकेट वगैरह और साथ में उनको चेस भी सिखाया मैंने, क्योंकि थोड़ा बहुत चेस में खेलता था। फिर उनको बहुत सारे टूर्नामेंट्स में भी ले गया, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के टूर्नामेंट्स थे, वहाँ भी उन्होंने अच्छा परफ़ॉर्म किया, बहुत सारे उनको अवार्ड सर्टिफ़िकेट्स मिले। तो जब वहाँ पर जब उनको अवार्ड मिला, तो उनके लिए भी मोटिवेशन था, साथ में जो वहाँ के जो ऑर्गेनाइज़र थे, उन्होंने भी पूछा, "अरे भाई, इनको इतना अच्छा कौन चेस सिखा रहा है हम्म। कि ये हमारे शहर के बच्चों को हरा रहे हैं?" तो बताया मेरे बारे में उनको, तो वो लोग बोले, "हम उनको कोचिंग देंगे।" तो 1-2 चेस के जो ट्यूटर्स थे, वो भी आने लगे। तो आपस में चीज़ें कनेक्ट होते गईं। थोड़ा-थोड़ा जो मैं सिखाता गया, सीखता गया, तो एक क्या बोलते हैं, अकेला चला था मैं, फिर कारवां बनता गया, बस वैसा ही होता गया। तो ऐसा था चीज़ें। तो देखो, आपने जो बात बोली और मैं भी इससे हुँ, एग्री करता हूँ कि अगर एजुकेशन उनको अच्छे से मिल पाए, हुँ, तो
आगे चल के मेन स्ट्रीम में भी आ सकते हैं। जी, जी, जी। ये जो नक्सलिज्म है, मतलब बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है हमारे देश के लिए, और आप बिकॉज हुँ, उसी रीजन से आते हो, हुँ। व्हाट डू यू फील कि यहाँ पे अगर एजुकेशन हम लोग प्रोवाइड करें तो इसको हम लोग काफी हद तक रोक सकते हैं, या ये थोड़ा पॉलिटिकल भी है कि सिर्फ एजुकेशन से काम नहीं होगा? एजुकेशन का तो सब बहुत इम्पोर्टेंट रोल है, एकदम ज़्यादा इम्पोर्टेंट, लेकिन उसमें मॉरल एजुकेशन ज़रूरी है। कई बार क्या पढ़े-लिखे भी खतरनाक दिमाग लगाने लगते हैं, वैसा भी होता है। उनको सही गाइडेंस मिलना चाहिए कि भाई पढ़ाई कर रहे हो, सब कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत डायरेक्शन में जाओ, बंदूक चलाना, बम बनाना सीख जाओ, वैसा नहीं। आपको सही दिशा पता होनी चाहिए कि भाई आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके जीवन का क्या उद्देश्य है, आपको अपना लाइफ चेंज करना है, अपनी फैमिली की लाइफ चेंज करनी है, सोसाइटी को चेंज करना है, इसीलिए आप पढ़ाई कर रहे हो। और प्लस जॉब, बिज़नेस जो आपको करना है, वो करना ही है। अब होता क्या है कि जो उस एरिया में जो बच्चे रहते हैं या जो भी रहते हैं, पहले की बात बता रहा हूँ, अभी तो काफ़ी चीज़ें चेंज हो गई हैं। तो उनको ब्रेन वॉश कर दिया जाता था बचपन से कि भाई गवर्नमेंट ठीक नहीं है, पॉलिटिक्स है, ये वो है, कोई हमारी हेल्प नहीं करता, हम आदिवासी हैं, ये वो। तो धीरे-धीरे जैसे-जैसे बच्चे उस फ़ील्ड के, उस एरिया के जो हैं, उनको प्रॉपर्ली एजुकेशन मिलता गया, है ना? मेरे जैसे बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, गवर्नमेंट भी लगी है उसमें। उन्होंने अच्छे-अच्छे स्कूल्स खोल दिए, कॉलेजेस खोल दिए। पहले जो वहाँ पर अच्छे कॉलेजेस नहीं थे, अब वो भी अच्छे-अच्छे हो गए हैं। लोग वहाँ से यहाँ पर आते थे 400 किलोमीटर दूर पढ़ाई करने, तो वो सब सारी चीज़ें चेंज हो रही हैं। तो गवर्नमेंट का रोल तो रहता है, थोड़ा बहुत पॉलिटिक्स रहता है, लेकिन अगर गवर्नमेंट सही तरीके से सपोर्ट करे ना और एजुकेशन सही मिले बच्चों को, प्रॉपर मॉरल एजुकेशन मिले, तो ये प्रॉब्लम तो खत्म होते जाता है। एकदम मतलब मैं देख रहा हूँ कि मैं छत्तीसगढ़ में करीबन मुझे लगता है मतलब मेरा तो बर्थ ही यहीं हुआ है, तो जितना मैं समझ रहा हूँ 25-30 साल से जो मैं देख रहा हूँ, चीज़ों को समझ रहा हूँ, नक्सलाइट प्रॉब्लम को, काफ़ी हद तक कम हो गई है। और भले दूसरे स्टेट्स के लोगों को अभी भी लगता होगा कि छत्तीसगढ़, झारखंड अरे मतलब नक्सलाइट इलाका, आप जाओगे कोई बंदूक से गोली मार देगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डेवलपमेंट हो चुका है यहाँ और काफ़ी चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। बहुत नक्सलाइट प्रॉब्लम भी काफ़ी हद तक कम हो चुका है। खत्म तो नहीं हुआ बोलूँगा, कम हो चुका है बहुत। हाँ, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं ना कि पुलिस की जीप जा रही थी या वैन जा रही थी, हुँ, उस हुँ। पे हमला कर दिया, या जी, जी, जी। बॉम्ब वगैरह लगा दिया। हुँ। ये थोड़ा वो सा चलता जी। रहता है। जी, वो इंसिडेंट भी कम हो गए हैं अभी, पहले के मुकाबले, है ना? और कुछ-कुछ लोग तो चेंज होना ही नहीं चाहते, तो उसको हम लोग कुछ कर नहीं सकते। उनके लिए तो वही ऑप्शन है कि पुलिस या आर्मी जो भी सीआरपीएफ वाले हैं, वो जाएँ, उनको सरेंडर करने बोले या जैसा उनको ठीक लगे कंडीशन के हिसाब से। तो वो भी मजबूरी है पुलिस की ओर पे बात तो करते हैं, ऐसा नहीं कि सीधा चले गए, गोली मार दी, ऐसा वाला नहीं है। बात की जाती है उनके लीडर से, सब करते हैं वो लोग। जब नहीं हो पाता, लेकिन वो बोले नहीं हम अड़े हुए हैं, नहीं हमको तो ऐसा करना है, हमको हमारे लिए ऐसा करो। सामने वाला जब बोल रहा है, नक्सलाइट बोल रहा है कि नहीं मेरे को यही चाहिए, मेरे को आप ये सुविधा दो, मेरे को ऐसा करो, मेरे को ऐसा मतलब वो गलत चीज़ डिमांड कर रहा है। और गवर्नमेंट समझा-समझा के परेशान हो गई है। गवर्नमेंट बोली तुम सरेंडर कर लो, हम तुमको गवर्नमेंट जॉब भी दिलवा देंगे, ये जेल भी होगी, कम होगी सज़ा, लेकिन नहीं, मुझे तो मैं तो करूँगा हमला, मैं वो करूँगा तो फिर वैसे लोगों के लिए तो आपको फ़ोर्स भेजनी पड़ेगी। फिर वही होता है फ़ोर्स भेजते हो अगर उनको पता चल जाता है मुखबिरी से पता चल जाता है कि आ रही है गाड़ी, उड़ा हम्म, देते हैं। फिर वो- यहाँ वालों को भी पता चलता है कि कहाँ से उनको पता चला, फिर वो भी वो करते हैं, काउंटर अटैक तो करना ज़रूरी है ना। तो ये लेकिन ये चीज़ें भी अभी कम हो गई हैं। ये आप सही बोल रहे हैं, सुनने को तो आता है, लेकिन अब ये कम है, काफ़ी कम है ये मामले। और दूसरा क्या है कि जो इस एरिया के बाहर रह रहे हैं, हुँ। उनको थोड़ा सा मिस इन्फॉर्मेशन भी है। तो हुँ, अब हुँ, हुँ। थोड़ा सा आप अगर ब्रीफ में बता पाओ कि ये नक्सलिज्म एग्जैक्टली क्या चीज है, और मतलब कैसे ये इशू है, अगर इशू को आप थोड़ा सा ब्रीफ में एक्सप्लेन कर पाओ, बिकॉज आप उसी एरिया से हो, आप एक अच्छा जी, जी। वर्क अराउंड उसके अराउंड दे सकते हो। नक्सलिज़्म समझ लीजिए इंटरनल टेररिज़्म है एक प्रकार का। टेररिज़्म क्या होता है? क्रॉस बॉर्डर वाला रहता है, कंट्री-कंट्री वाला है। इसमें क्या है कि क्रॉस स्टेट्स वाला हो गया। तो छत्तीसगढ़ में जो प्रॉब्लम है सिर्फ़ छत्तीसगढ़ की नहीं है, उसमें उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्रा, झारखंड सब कनेक्टेड है। यहाँ के नक्सली यहाँ आ रहे हैं, वहाँ के वहाँ जा रहे हैं। वो लोगों के दिमाग में शुरू से ये भरा गया है या पहले भी कुछ प्रॉब्लम हुई भी होगी, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं हुआ है, कि उनके साथ गलत हुआ। उनकी ज़मीनों को छीन लिया गया। कुछ जो बिज़नेसमैन वहाँ गए उस एरिया में, उन लोगों ने देखा कि यार भई यहाँ पर महुआ की अच्छी खेती हो सकती है, और भी चीज़ें यहाँ बनाई जा सकती हैं, तो वो लोग छीन लिए, अपने नाम पर कर लिए। तो वो लोग रिवोल्ट किए, आंदोलन किए, ये भी चीज़ें हुई हैं। और कुछ लोग बस अपने आप को फ़ेमस करने के लिए भी उस मूवमेंट से जुड़ गए हैं,
कि भाई मेरा तो कुछ हो नहीं रहा है, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो ये आइडियोलॉजी मुझे पसंद आ रही है नक्सलिज़्म की या माओइस्ट जो बोलिए कि भाई मुझे ये अच्छा लग रहा है, हिंसा करूँगा मैं, अटैक करूँगा, तब लोग मेरी बात सुनेंगे, समझेंगे। तो ये ना इंटरनल टेररिज़्म है। बस मैं बंदूक उठाऊँगा और मैं डिमांड करूँगा, है ना? जैसे बैंक जाते हैं ना लूटने, बंदूक लेकर, भाई मेरे को पैसा दो। वैसे ही मैं बंदूक उठाऊँगा, मेरे पास बम है, तुम मेरी बात नहीं मानोगे, मैं हमला करूँगा, बस। अब वो आपकी बात कितनी जायज़ है, नाजायज़ है, कितना सही है, गलत है, वो नहीं सोच रहा है ना सामने वाला, वो इतना ब्रेन वॉश हो चुका है। बहुत ज़्यादा ब्रेन वॉश हो चुका है। जैसे आप देखते होंगे जो टेररिस्ट भी आते हैं, वो कितने ब्रेन वॉश रहते हैं। नहीं, मेरे को तो भारत को तबाह करना है, इंडिया को डिस्ट्रॉय करना है, मतलब करना है। अरे भाई क्यों करना है? क्या नहीं, नहीं मुझे बोला गया मैं करना है। कोई लॉजिक नहीं, बस मेरे को बोला गया है करना है। वैसे ही चल रहा है ये हाल नक्सलिज़्म का भी। बहुत ज्यादा ब्रेन वॉश किया होता है, उनको कुछ समझ में नहीं आता जी, है। जी। और हाँ। मेरी एक चीज और है, मतलब थोड़ा सा ऑफ बीट ये हो रहा है, लेकिन हुँ, जो हमारा सिनेमा है या फिर आज के टाइम पे कुछ मूवीज आती हैं हुँ। जो इस तरीके की चीजों को, थोड़ा सा वायलेंस हो गया या उस तरीके को थोड़ा सा एज अ हीरोइज्म की तरह प्रमोट भी करते हैं ना। जी, 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 और करते हैं ना। क्योंकि आपने बात बोली कि लोग फेमस होना चाह रहे हैं, तो मे बी वो हुँ, वही है कि वो उस फिल्म्स को ऐसा रेफरेंस मान के चल रहे हैं कि यार उसमें भी तो वो जंगल में रहता था और फिर हुँ, हुँ। उसके अगेंस्ट रिवोल्ट किया और फिर अपना एम्पायर क्रिएट कर लिया, तो फिर हर कोई उसी जी, जी, टाइप जी। से फिर बनने के सोचने लग जाता है। वो आप सही बोल रहे हो, वही बॉलीवुड की बॉलीवुड या जो भी मूवीज़ बोलिए हॉलीवुड या साउथ की, बहुत सारी ऐसी मूवीज़ बनती है जिसमें इस तरीके से दिखाया जाता है। तो ये चीज़ गलत है। मतलब मैं तो इवन कई बार देखा हूँ लोग क्राइम पेट्रोल के एपिसोड देखकर चोरों को एक आइडिया मिलता है, अच्छा ऐसे चोरी हुआ था वहाँ, हम भी ऐसा करेंगे। तो वो चीज़ ना गलत है। वो अब मैं क्या बोलूँ उसके ऊपर अभी बॉलीवुड या गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए कि इस तरीके की मूवीज़ को अ, बैन करें, वो करें जिससे प्रॉब्लम और बढ़ रहा है, प्रॉब्लम बढ़ने वाला है। तो वैसी चीज़ों को प्रमोट करके क्या फ़ायदा? वो आप एक नया प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो जस्ट फॉर बिज़नेस, फॉर मनी के लिए। एक कोई मूवी बना दी उसमें कोई नक्सलाइट एरिया का उसको हीरो बना दिए, कुछ मतलब दिखा दिया फेक स्टोरी। बस सामने शुरू में एक डिस्क्लेमर डाल दिया मूवी के कि ऑल द कैरेक्टर्स ये सब काल्पनिक है, डाल के अपना बच गए। लेकिन वो गलत है ना चीज़ें, वो नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब उसके ऊपर तो हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारा कंट्रोल तो हम लोग क्या एजुकेशन और बाकी चीज़ों पे ध्यान दे सकते हैं। ये गवर्नमेंट का, पॉलिसी मेकर्स का, पॉलिटिशियंस, बॉलीवुड ये उनका काम है। हम लोग उस पे कुछ बोल नहीं सकते। अब वही बात हो गया ना कि आजकल तो व्हाट्सएप पे जो इन्फॉर्मेशन आती है लोग उसको जी। सच कर देते हैं। और जी, जब जी, जी। आप फिल्मों में देखोगे आपका कोई फेवरेट हीरो इस तरीके का रोल कर रहा है, हुँ, हुँ। तो उस पे तो उनका इम्पैक्ट भी रहेगा कि वो भी फिर हुँ, इसको भाई कि हमको दबाया जा रहा है तो हमको रिवॉल्ट करना पड़ेगा, हमको मारना हुँ। पड़ेगा। ये है। जी, जी, जी। तो एजुकेशन ही यहाँ पे सारा आ गया कि अगर एजुकेशन हमारी थोड़ी सी प्रॉपर है तो हुँ, क्या इंफॉर्मेशन ठीक है, क्या इंफॉर्मेशन गलत है, मे बी हुँ, आपका ओवरऑल जो डेवलपमेंट है, मतलब एक तो एजुकेशन हो गया नौकरी के लिए, हुँ। एक एजुकेशन वैसे भी कि हम दुनिया में क्या हो रहा है, क्या सही है गलत है, उसकी समझ के लिए भी एजुकेशन कितना इंपॉर्टेंट है, आपको क्या लगता है? बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा रोल है क्योंकि बिना एजुकेशन के एजुकेशन मतलब उसमें सारी चीज़ें कवर हो रही हैं, है ना? आपका मो जैसे मैंने पहले ही बताया मॉरल एजुकेशन हो गया, साथ में सब्जेक्ट का तो जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ रहे हो, है ना? उसके अलावा ह्यूमैनिटी, इंसानियत, ये सबसे ऊपर है, एजुकेशन से भी ऊपर है। तो आपके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, आपको ऐसे संस्कार मिले रहने चाहिए जिससे आप कुछ गलत ना करो। अगर आप में प्रॉपर संस्कार हैं, वो वैसी इंसानियत है, लोगों के प्रति एथिकल फीलिंग्स है, तो आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे, सीधी-सी बात है। तो अगर आप उस तरीके को फ़ॉलो कर रहे हो, तो आपको सक्सेस तो मिलेगा। पैसे की मैं बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ, लोग सक्सेस को पैसा से कनेक्ट कर देते हैं। हाँ, अरे! हमारे बहुत पैसा कमाता है। जॉब ही हो गया, जॉब या गवर्नमेंट में जॉब लग हाँ, गया, हाँ। सेटअप। भाई सक्सेस या सफलता क्या है? आपको एक सुकून देता है। सफलता मेरे हिसाब से ये है, आदमी या इंसान रोज़ सफल होता है। अगर आपने कुछ टारगेट बना लिया, आज मुझे ये काम करना है, आपने वो कर लिया, तो रात को आप सुकून से सोओगे, वो सफलता है ना? अब भाई मैं जिस फ़ील्ड में था, मुझे तो मैं सुकून से सोता था कि भाई चलो ठीक है, आज मैं गया, बच्चों को पढ़ाया-लिखाया, कल उनका एग्ज़ाम है, उनकी तैयारी करा दी, हो गया, तो ये मैं एक सुकून से सोता था। ये मेरे लिए यही सक्सेस है। रोज़ मेरे लिए यही सक्सेस है और मैं कितने लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, मेरे लिए यही सक्सेस है। पैसा कमाना, नहीं कमाना, होना, नहीं होना, क्या ये सब तो अलग ही डायरेक्शन हो जाता है। लोग सक्सेस को पैसे से कनेक्ट कर देते हैं। तो सही तरीके की एजुकेशन मिलेगी, सही गाइडेंस मिलेगा आपको, सही पर्सन के साथ आप रहोगे। सही वाइब्रेशन, राइट ऑरा बोलते हैं ना,
सही लोगों के साथ आपका एक टीम रहेगा या आपके फ्रेंड सर्कल वैसे रहेगा, तो आप जीवन में आगे बढ़ोगे। कई लोग बुरी संगत में फँसे रहते हैं, पता चला वो कोई दारू पीने वाले, स्मोकिंग करने वालों के साथ है, नशा करने वालों के साथ घूम फिर रहा है। तो उनके साथ आप क्या मतलब एक्सपेक्ट करोगे? आपको क्या मिलेगा? कुछ नहीं मिलेगा। वो सब गलत डायरेक्शन में जाएँगे। फिर नशा करने के लिए उनको पैसा नहीं मिलेगा तो चोरी करेंगे, क्राइम करेंगे, किडनैपिंग करेंगे। यही होता है ना अल्टीमेटली। यही होता है मैंने यही। तो कई बार ये सुना है कि वो पकड़ाया, वो जिसका बच्चा वो आईएएस ऑफिसर है या गवर्नमेंट का बड़ा ऑफिसर है, उसका बच्चा चोरी करता पकड़ा गया, चेन पुलिंग कर रहा है, चेन स्नैचिंग कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको चाहिए कुछ, हम्म। है ना? या तो वो नेगेटिव फेम के लिए कर रहा है या फिर कुछ नशे की आदत है या कुछ है, इसके लिए कर रहा है वो, है ना? या घर वाले पैसा नहीं दे रहे, पैसे क्यों देंगे घर वाले? तुम्हारी बुरी लत है, आदत है तो क्यों देंगे? सीधी-सी बात है। तो प्रॉपर एजुकेशन एकदम ज़रूरी है। मॉरल एजुकेशन, इंसानियत, एथिकल, ये सब सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे मैं बहुत बार व्हाट्सएप पे भी देखा, यूट्यूब पे भी देखा है, जापान के बारे में बताते हैं। जापान में शुरू में जो बच्चों को कुछ पढ़ाई-लिखाई नहीं रहती 3-4 साल तक, उनको पूरा मॉरल एजुकेशन पे ही फोकस किया था, कोई होमवर्क कुछ नहीं। करते अपने स्कूल का वहां जी, पर। जी, जी। हाँ, तो वैसा हमको भी इंडिया में लाना चाहिए। वैसे कुछ-कुछ स्कूल्स अभी स्टार्ट किए हैं, मैं सुना हूँ, लेकिन गवर्नमेंट को उसको बड़े लेवल पर करना चाहिए, है ना? शुरू से ही बच्चों को रटने वाले सिस्टम में डाल दिए, एबीसीडी 1 2 3 याद करो, याद करो। वो तो कभी भी कर लेंगे, बच्चों का दिमाग बड़े, वो सब कर लेंगे, लेकिन मॉरल एजुकेशन ज़रूरी है। वो रहेगा ना, तो आपका भी ग्रोथ होगा और फैमिली भी आगे बढ़ेगी, आपको सक्सेस भी मिलेगा और समाज भी आगे बढ़ेगा और देश भी आगे बढ़ेगा, है ना? क्योंकि जापान को आप देखिए, एशिया का डेवलप्ड कंट्री बोलते हैं। और डेवलप्ड कंट्री मतलब गिने-चुने हैं एशिया के, है ना? इतना छोटा-सा नेशन है, आइलैंड कंट्री है, लेकिन वो डेवलप्ड कंट्री है। उसके ऊपर बॉम्ब गिरा, हिरोशिमा, नागासाकी पे बॉम्ब गिरा, तो भी वो इतना आगे बढ़ा आज की डेट में। और क्या-क्या टेक्नोलॉजी नहीं है उनके बहुत पास। सारे हादसे रहते हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया है वो, उसके जी, बाद। जी, जी। बुलेट ट्रेन से क्या चीज़ नहीं है वहाँ, सब चीज़ है वहाँ पर। सारी टेक्नोलॉजी आप जापान से, साउथ कोरिया यहाँ से उठा के लाते हो आप, सारी चीज़ों को कॉपी करते हो। तो वहाँ पर के सिस्टम को हमको कॉपी करने की ज़रूरत है, मुझे ऐसा लगता है। ये जो आपने क्वेश्चन पूछा ना, एजुकेशन का रोल सक्सेस में, तो इसका सबसे अच्छा एग्ज़ाम्पल ये जापान, साउथ कोरिया है। क्राइम भी होते होंगे वहाँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं होते, होते होंगे, लेकिन क्राइम रेट्स कम होंगे। तभी तो वो आगे टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ पा रहे हैं ना। वरना पता चला पूरा देश का हाल वो बांग्लादेश टाइप हो रहा है सब। अभी क्रिमिनल एक्टिव में फँसे हुए हैं, देश हम्म। को ही सँभालने में लगे हुए हैं। तो जापान का एजुकेशन सिस्टम, मॉरल एजुकेशन सिस्टम को हम फॉलो करें तो हम लोग भी एक डेवलप्ड कंट्री बन सकते हैं कुछ सालों में। हाँ, कोरिया में तो ऐसा भी है कि नॉर्थ और साउथ कोरिया में इतना डिवाइड है, हुँ, वो सब कुछ जी। एजुकेशन की वजह से ही तो है। जी, 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 बिल्कुल। अभी तो इवन आप सोचिए, नॉर्थ कोरिया इतना ज़्यादा डिक्टेटरशिप है वहाँ पर कि ओलंपिक्स में भी 2024 में, अभी जो पेरिस ओलंपिक्स हुए, नॉर्थ कोरिया के कुछ एथलीट्स हैं, साउथ कोरिया और चाइना वालों के साथ फ़ोटो खिंचा ली, सिर्फ़ सेल्फी पे फ़ोटो खिंचा ली। तो उनको 1 घंटा पूरा पूरा सबके सामने रोड पर बिठाया गया और सब लोग उनको ताना दिए, क्या-क्या किए, पता नहीं, ऐसा मैं सुना हूँ मैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना, ये गलत है ये चीज़। और जो हमारा इंडियन माइथोलॉजी है, हुँ, आप भी उसके अराउंड बीच बीच में कंटेंट वगैरह बनाते हो, बात करते रहते हो, हुँ, वो कैसे हेल्पफुल हो सकता है? और हमको मॉडर्न वर्ल्ड के जो भी टीचिंग्स हैं, वो हुँ, माइथोलॉजी से, जैसे भगवत गीता हो गया मान लीजिए, हुँ, मतलब हुँ, हुँ, उसको बहुत सारे लोग रिकमेंड भी करते हैं कि भाई उसके हुँ, जो टीचिंग्स हैं वो मॉडर्न लाइफ में भी आजकल बहुत काम आ रहे हैं। हुँ, 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 आप क्या समझते हो इसमें कि अगर ये हमारा जो माइथोलॉजिकल पूरा स्क्रिप्चर्स है, हुँ। अगर इनको भी थोड़ा अच्छे से समझा जाए, तो मॉडर्न वर्ल्ड में ये भी हमको हेल्प कर सकते हैं? जी, जी, बिल्कुल, बहुत हेल्प मिलता है इसका, और इसका भी मैं एग्ज़ाम्पल क्योंकि मैं जीके फील्ड से कनेक्टेड हूँ, तो आपको देना चाहूँगा। जैसे अभी मनु भाकर जी ने जीता अ, 10 मीटर एयर राइफल पिस्टल में, और तो उन्होंने बाद में बोला कि मैं गीता पढ़ती थी, या उससे मुझे फ़ोकस मिलता था, डेडिकेशन, एक प्रॉपर टारगेट पे फ़ोकस मेरा रहा है उस वजह से। तो ऐसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं, है ना? जो जिन्होंने एटम बम की जो खोज की, कार्ल सैगन, वो उन्होंने भी गीता वगैरह पढ़ी थी। कार्ल सैगन की बुक भी है, कॉस्मिक करके कुछ नाम, मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। उन्होंने अपनी बुक में लिखा है कि मुझे जो भी नॉलेज मिला है, जो भी मैं अप्लाई कर पा रहा हूँ, मैंने गीता पढ़ी है, भागवत गीता पढ़ी है। वैसे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल्स हैं रियल लाइफ़ में, जो बोलते हैं कि ये जो स्क्रिप्चर्स हैं, वेद पुराण हैं, इनको आप पढ़ोगे तो आपका क्या माइंड एक फ़ोकस डायरेक्शन में जाता है। उसके अलावा शांत रहता है ना?
इधर-उधर ऐसे-ऐसे हड़बड़ नहीं करता, आदमी थोड़ा सा फोकस रहकर काम कर पाता है, और जब आप फोकस रहकर काम करते हैं ना, फिर तो आपको सफलता मिलती ही मिलती है। और रही बात उनकी एप्लीकेशंस की, देखिए इनकम टैक्स जो डिपार्टमेंट है ना? इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का जो मोटो है, उसका जो टैगलाइन है, वो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही लिया गया है ना? कौटिल्य जो चाणक्य थे, जो फेमस थे, इवन फॉरेन यूनिवर्सिटीज या फॉरेन कंट्रीज में अर्थशास्त्र के ऊपर पीएचडी करते हैं, थीसिस बनाते हैं, वहां पर उनका एक सब्जेक्ट रहता है। तो इस चीज की वैल्यू है, इंडिया में भी है, लेकिन थोड़ी सी कम है। हम लोग थोड़ा सा वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ ज्यादा जाते हैं, और वेस्टर्न कंट्रीज हमारी तरफ ज्यादा जा रहे हैं, संस्कृत और माइथोलॉजी, सब फैक्ट्स की तरफ घुस रहे हैं, है ना, जिससे एक वो लोगों को समझ में आ गया है आगे बढ़ने का तरीका। एक चीज इसके अंदर ये भी है कि जो हमारा ही ज्ञान है वो हम्म। पहले वेस्ट में जाता है, वहां जी पॉपुलर होता है, और जी फिर जी जी वापस हमारे यहाँ पे आता है। जी जैसे जी जी, जो हमारा बिल्कुल बिल्कुल। योग है वो वहां पर योग। गया, और वो योगा हम्म। बन गया, और फिर हम्म। तो दुनिया में प्रचार प्रसार हो गया। अब हमारे लोग भी योगा करने लग गए, जी जी पहले जी करते नहीं थे। जी, सही बोल रहे हैं आप। वही हो रहा है इधर से उधर जाता है, फिर घूम फिर के वापस साइकिल होके वापस यहाँ पर आता है, फिर लोग उसको फॉलो करते हैं। और इसमें क्या है ना कि ये चीजें इतनी ज्यादा कनेक्टेड हैं आपस में, माइथोलॉजी की हो या कोई भी, कि अगर आपके घर का अगर माहौल वैसे ही है, मतलब आपके पेरेंट्स आपको सिखा रहे हैं स्क्रिप्चर्स के बारे में, माइथोलॉजी, या जिस भी धर्म के हो, आप कोई भी धर्म को फॉलो करते हो, उसके बारे में आपको बता रहे हैं, तो आप उनके जो बेसिक जो बुक में है बताया गया, सारे, मैं सारे धर्म मजहब की बात कर रहा हूँ, मैं गीता, कुरान, गुरु ग्रंथ साहिब, किसी में मतलब वायलेंस पे फोकस नहीं है, वायलेंस पे फोकस रहता ही नहीं, लेकिन अब लोग उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके कहाँ से कहाँ चले जाते हैं, मैं क्या बताऊं। वायलेंस तभी बताया गया जब एकदम जरूरत हो, पहले तो नॉन वायलेंस की बात की गई है, वायलेंस तो बाद में आएगी। भाई, आप कोई आपके ऊपर हमला करने नहीं आ जाएगा बंदूक लेकर, है ना, आपके पीछे चाकू लेके दौड़ जाएगा, तब क्या करोगे? तब सेल्फ डिफेंस के लिए वॉयलेंस बोला गया। पहले से जानबूझकर अटैक करना, वो करना, ये सब चीजें कहीं नहीं बताई गई, लेकिन लोग उसका मिस इंटरप्रिटेशन करके ब्रेन वॉश करते हैं, जो अभी हमने बात की जैसे नक्सलाइट प्रॉब्लम्स का या टेररिज्म वाला भी, ये सब आपस में कनेक्टेड ही है। प्रॉपर मॉरल एजुकेशन मिलेगा, माइथोलॉजी की भी चीजें आप पढ़ोगे, बचपन से आपको घर पे बताया जाएगा, स्कूल में बताया जाएगा, सीखोगे, समझोगे, हाँ ये ऐसा हुआ था, वो वैसा हुआ था, रामायण में ये होता, महाभारत में, वेद पुराण में हो गया, गुरु ग्रंथ साहिब में ये लिखा है। जैसे गुरु गोविंद सिंह जी बोलते हैं कि आप जो भी कमाते हो उसका 10% आप उसको दस। दान करो, 10%, है ना। अब मैंने सोचा कि भाई 10% क्यों, मैं उससे और आगे स्टेप बढ़ के मैं 40% करूंगा, मैं 50 करूंगा, मेरे में कोई लाइबिलिटी नहीं है, सब चीज सेट है, तो मैं करूंगा, और मैं कर भी रहा हूँ। तो एप्लीकेशन के ऊपर डिपेंड करता है ना। गुरु गोविंद सिंह जी ने 10% बोला, मैं उसको आगे बढ़ा दिया अपने लेवल पर। तो आप जो सीख रहे हो उस नॉलेज को कैसे अपडेट करते हो और फिर अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हो, उसके हिसाब से फिर आपका जो जीवन की जो रेखा है, दिशा डिसाइड होती है। फिर उसके हिसाब से आपके जो आसपास के जो लोग हैं, वैसा सर्कल एनवायरनमेंट बनता है, वैसा समाज चेंज होता है, और फिर उस हिसाब से आपका डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या देश चेंज होता है धीरे धीरे। ये सब धीरे धीरे बढ़ने वाली चीजें हैं। तो जैसा आपने बोला ना, माइथोलॉजी का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। मैं भी मतलब बहुत सारी बुक्स तो मैं नहीं पढ़ा हूँ माइथोलॉजी की, लेकिन जो पढ़ा हूँ उसकी कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं मैं उसको नोट कर लेता हूँ, है ना, और उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करता हूँ, ताकि पॉजिटिव चेंज हमेशा मेंटेन रहे। आप अगर बोलेंगे कि मुझे हमेशा पॉजिटिव रहना है, तो वो नहीं हो पाता। कोई भी आदमी हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता, उसको बार बार अपडेट करने की जरूरत पड़ती है। पॉजिटिव रहना पता है एक उस तरीके का है कि आप एक पहाड़ पे चढ़ रहे हो, फिर उसके बाद एक और पहाड़ है, फिर एक और पहाड़ है, तो आप एक पीक पर आए तो ठीक है, आप पॉजिटिव थे, उसके बाद आगे बढ़ना तो और थोड़ा पॉजिटिव होना पड़ता है, फिर और आगे जाना पड़ता है। तो उसके लिए रेगुलर आपको अपडेट होना जरूरी, रेगुलर स्क्रिप्चर्स पढ़िए, किताबें पढ़िए, मोटिवेशनल बुक्स पढ़िए, क्योंकि हर व्यक्ति हमेशा पॉजिटिव नहीं रह सकता। और कोई ऐसा बोलेगा ना कि मैं तो 24 घंटे पॉजिटिव रहता हूँ, तो वो झूठ बोल रहा है, हो ही नहीं सकता। जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं, सबको मैंने देखा है, उनको बुक्स पढ़ने की जरूरत पड़ती है। बुक्स पढ़ते रहते हैं, अलग अलग टाइप्स की बुक्स पढ़ते हैं, माइथोलॉजी की हो, मोटिवेशन की हो, जो भी हो, ताकि वो अपने आप को अपडेट रख सके। तो ऐसा एक ऑरा बन जाता है, सर्कल बन जाता है आपका, फिर आपके साथ वैसे लोग जुड़ते हैं और आपसे फिर पॉजिटिविटी स्प्रेड होती है ना। पॉजिटिविटी बोलते हैं कंटेजियस होती है, पॉजिटिविटी या सेल्फ हेल्प करना या लोगों की हेल्प करना, टू हेल्प अदर्स, ये सब कंटेजियस है, फैलता है सब तरफ, सूरज की रेखा की तरह, सूर्य की किरण की तरह है। तो वो आप वैसा रहेंगे तो आप सारी दिशाओं में फैलोगे, और नहीं तो फिर
पता ही है कि क्या होता है गलत डायरेक्शन में जाओगे तो। आपका फेवरेट बुक कौन सा है, और कोई बुक आप रिकमेंड करना चाहें लोगों को पढ़ने के लिए? मेरा फेवरेट बुक है द सीक्रेट बुक, रोंडा ब्रायन की बुक है। उसकी बहुत सारी सीरीज है, दिस द सीक्रेट, द पावर, द मैजिक, द हीरोज, वो सब मैंने पढ़ी है और मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ, और उससे बहुत सारे लोगों की लाइफ चेंज भी हुई है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताया है उसमें, और मैं उस चीज़ को फॉलो कर रहा हूँ। कम से कम मुझे लगता है जब से मैं एनजीओ चला रहा हूँ उसके पहले से मैं फॉलो कर रहा हूँ, इसीलिए सारी चीज़ें हुई हैं मेरी लाइफ में। और मैं आपसे भी कनेक्ट हो पाया, मुझे लगता है कुछ ना कुछ कनेक्शन रहा होगा। तो जितने भी आप लोगों से। बिलीव करते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन में? जी क्या बोले सर? आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पूरी तरीके से बिलीव करते हो? हाँ, मैं पूरी तरीके से बिलीव करता हूँ। लेकिन हर इसमें चीज़ मुझे लगता है कि कनेक्टेड है। लेकिन इसमें एक चीज दी आ जाती है ना कि हुँ, हम लोग जो देखते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन को लोग फिर क्या समझने लग जाते हैं कि चलो मैं किसी चीज को चाह रहा हूँ, हुँ, लेकिन हुँ। एक्शन नहीं करते। या इसी का अगला पार्ट आ गया ना, मैनिफेस्टेशन। हुँ, 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 जी। आपको कोई चाहिए, आपको कोई गाड़ी चाहिए, आप उसको हुँ, मैनिफेस्ट करो, आप उस गाड़ी का फोटो लगा दो पीछे। हुँ, लेकिन मान लो अगर आप मेहनत नहीं करोगे, आप पैसे हाँ। नहीं कमाओगे, तो फिर आप कहाँ से वो 1 करोड़ की गाड़ी खरीद सकते हो? हाँ, नहीं, नहीं कर सकते। मतलब आई थिंक ये तो पहला स्टेप हो गया। लेकिन हुँ, शायद जो हम लोग मिस आउट करते हैं वो यही है कि ये पहला स्टेप है, इसका मतलब यहीं पे आपको रुकना नहीं है। जी, जी, जी। रुकना नहीं है, आपको उसके लिए मेहनत करनी है। अब जैसे आप बोलोगे कि मुझे अपने शरीर में कुछ प्रॉब्लम है, बीमारी है, कुछ है, डिसीज़ है, उसको ठीक करना है, तो मैं सिर्फ़ सोचूँगा, मैं ठीक हो जाएगा, नहीं, उससे काम नहीं होगा। आपको उससे रिलेटेड मेडिसिन लेनी पड़ेगी या योग करना है, तो योग करना पड़ेगा, होम्योपैथी लो, एलोपैथी लो, आयुर्वेदिक लो, जो करना है करो, है ना? तो इस तरीके से आपको काम करना पड़ेगा, और प्लस आपको सोचना भी है कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं अच्छा हो रहा हूँ। ये दोनों चीज़ें करनी है, जैसे आपने बताया ना, मैनिफेस्ट करना है और फिर एक्टिविटी भी करनी है उससे रिलेटेड। तब जाके वो रिजल्ट मिलेगा। खाली सोचने भर से मुंगेरी लाल से नहीं होगा ना, तो चीज़ें दोनों करनी पड़ती है। आजकल ये हो रहा है ना कि हम लोग, अगर आप यूट्यूब पे ही देखो, हुँ, बहुत सारे गुरु या कोचेज आ गए हैं जो कि मैनिफेस्टेशन कोच हैं, या मान लीजिए हुँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच हैं। हुँ, वो सिर्फ यही है, मतलब एक तरीके से आप मान लो कि वो इसी को प्रमोट करते रहते हैं। और कभी कभी मुझे लगता है कि हमारी जो जनता है उसकी एजुकेशन उस लेवल की है नहीं, या जी, जी, आप जी। बोल सकते हो कि उनका टेम्परामेंट या थिंकिंग अभी उस लेवल पे डेवलप हुआ नहीं है। हुँ, 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 है कि वो सतही बातों में उलझ के रह जाते हैं, फिर सक्सेस उनको हुँ। मिलता नहीं है। हाँ, सही बोल रहे हैं आप। इसको तो मैं पॉज़िटिव टॉक्सिसिटी बोलना चाहूँगा। पॉज़िटिव टॉक्सिसिटी मतलब भर रहे हैं पॉज़िटिविटी, ये होगा, 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 कर सकते, यू कैन विन, यू कैन डू, ये वो। भाई एवरीबॉडी अगर सब कोई जीतेगा तो हारेगा कौन? किसी को तो हारना पड़ेगा ना। तो ऐसा नहीं चलता ना। आपको वो लोग तो ठीक है, वो लोग का क्या बोले, बिज़नेस बन गया है, जो भी बन गया है। वो लोग इसको एक बिज़नेस की तरह कर रहे हैं, हर किसी को बस आप आ जाओ, हमारे से जुड़ जाओ या सेमिनार में आ जाओ, ये कर लो। कि सेल कर रहे हैं ना उसी बात पे। हाँ, उसी का वही उनका यूएसपी है कि भाई ऐसा करोगे तो ये होगा, लेकिन आपको मेहनत भी करनी होगी। मेहनत नहीं करेंगे उस डायरेक्शन में तो आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिलने वाला। ये इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे जो रील्स शॉर्ट्स आते हैं, लोग तो दिन भर उसी को देख रहे हैं। देखने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। आपको तो मेहनत करनी है ना उस डायरेक्शन में। बस देख रहे हैं ये करोड़पति बना, वो अरबपति बना, वो 20 साल की उम्र में ₹100 लेके आया था, तो अब वो 50 करोड़ अरब का मालिक बन गया, ये सब बहुत आता है। भाई वो क्या मेहनत किया, क्या किया, वो भी तो देखो। हाँ, ये टेक्नोलॉजी जो आ गई है और उस पे फिर हम हुँ, हमको ऐसे इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो गया है। तो जी। क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी के साथ साथ हमको अपना थिंकिंग को भी अपग्रेड करना होगा? हुँ, हुँ, हुँ। जी, बिल्कुल, टेक्नोलॉजी तो आ गई है, वो तो सही बात है, लेकिन अपना थिंकिंग अगर अपग्रेड नहीं हो तो टेक्नोलॉजी का कोई यूज़ नहीं है। है ना? वो बंदर के हाथ में छुरा देने जैसा है, वो चलाएगा छुरा हर तरफ, है ना? आपको मोबाइल मिल गया, आप देख रहे हो, आपके पास तो अनलिमिटेड आपकी पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, खाते-पीते रहो, मोबाइल देखते रहो, कुछ भी वीडियोज़ देखते रहो, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, कुछ भी आता रहेगा, कचरा दिमाग में आपके भरता रहेगा, और पता चला कि और कुछ नेगेटिव देख लिया, क्रिमिनल टाइप का, तो आप फिर उस डायरेक्शन में जाने लग जाओगे, वो भी एक गड़बड़ है। आपको सोचना है, समझना है कि मेरे को क्या देखना है। मैं तो ये बोलता हूँ कि लोग बोलते थे ना पहले टीवी इडियट बॉक्स है, मेरे को तो वो टीवी इडियट बॉक्स नहीं लगता, मुझे मोबाइल इडियट बॉक्स लगने लगा है, पता है? कि टीवी टीवी में तो लिमिटेड चीज़ें आती हैं और उसमें सेंसरशिप है, वहाँ उल्टा-पुल्टा आपको नहीं देखने को मिलेगा, सही बात मतलब है। बहुत ही कम। यहाँ पर तो पूरा फ्री हो गया है, नेटफ्लिक्स, अमेज़न, कुछ भी, और पता नहीं क्या-क्या ऐप्स मैं जानता नहीं, उल्टा-पुल्टा कंटेंट, मटेरियल, वायलेंट, क्राइम, किडनैपिंग, पता नहीं क्या-क्या दिखाता है।
तो आपको अपना दिमाग लगाना है ना, आपका क्या टारगेट है? आपको क्या कोई बड़ा गैंगस्टर बन के जेल में जाना है? कि कुछ अपना लाइफ चेंज करना है, अपनी फैमिली के लिए कुछ करना है, कुछ सोसाइटी के लिए कुछ करना है, कि सुकून से रहना है? वो आपको क्लियर होना चाहिए। वो क्लियर नहीं है तो कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे आपने बोला ना, टेक्नोलॉजी के साथ खुद को भी अपग्रेड करना ज़रूरी है, और उसका रोल उसी से कनेक्टेड है जो आपने पहले बताया था। माइथोलॉजी, मोटिवेशनल बुक्स, ये सब चीज़ों को आपस में कनेक्ट करके मॉरल एजुकेशन, तभी हम आगे बढ़ पाएँगे। नहीं तो फिर चलता ही रहेगा, देखते रहो अनलिमिटेड, स्क्रॉल करते रहो, रील्स वगैरह जो भी है। जैसे आप भी एजुकेशन प्रोवाइड करवा रहे हो, हुँ, हुँ। और तो आज के टाइम पे एक तो हो गया कि आप केबीसी के लिए भी लोगों को ट्रेन कर रहे हो, जी, तो उससे आपके कुछ, आपने बताया भी कि कुछ लोग हैं जो आपसे, जिन्होंने मतलब ट्रेनिंग या गाइडेंस लिया और वो वहां पे जाके हुँ, अच्छा खासा अमाउंट जीत भी रहे हैं, अभी टेलीकास्ट भी जी, होगा एपिसोड। जी, जी। तो उसमें क्या रहता है, मतलब कि व्हाट एग्जैक्टली आप उसमें क्या उनको ऐसा क्या गाइडेंस प्रोवाइड करवाते हो? सबसे पहले तो हम उनको ये बताते हैं कि भाई तुमको पढ़ना कहाँ से और क्या-क्या पढ़ना है, वो सबसे ज़रूरी है। कचरा मत पढ़ो, फॉरवर्डेड मैसेज तो छोड़ दो आप, है ना? करोड़ों व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, करोड़ों टेलीग्राम चैनल्स हैं, करोड़ों यूट्यूब वीडियोज़ आते हैं। पहले तो हम उनको ये बताते हैं कि ये पढ़ना है, ये नहीं पढ़ना है, ये किताब से पढ़ना है, ये करना है, ये सब सारी चीज़ें बताते हैं। उसके बाद हम उनका पर्सनली इंटरव्यू भी लेते हैं, क्योंकि उनका वहाँ इंटरव्यू होगा ग्राउंड ऑडिशन में। क्या कमी है तुम्हारे लाइफ में, क्या चीज़ है, कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को बताना है, हाइलाइट करना है, कैसे आप केबीसी के सिलेक्ट हो पाओगे, कैसे उस टीआरपी में बैठेगा आपका स्टोरी, ये सारी चीज़ें हम उनको गाइड करते हैं। उस तरीके से पूरा प्रॉपर सिस्टम बना हुआ है हमारा, उसके हिसाब से उनको हेल्प मिलता है, तभी वो आगे बढ़ पाते हैं। और फिर रेगुलर रिविज़न करना, क्विज़ कराते हैं, प्रैक्टिस कराते हैं उनकी, है ना? और चेक भी करते रहते हैं बीच-बीच में कि हाँ भाई, अब ये डाउन चल रहा है, तो उनको बताते हैं, भाई तुम तो पढ़े थे, ये क्यों क्वेश्चन गलत कर रहे हो? हम लोग ऑनलाइन क्विज़ भी, कॉम्पिटिशन भी कराते हैं, तो आप तो इसका आंसर क्यों गलत दे रहे हो? ये तो हमने बताया है। तो उनको बार-बार याद दिलाते हैं, भाई ऐसा गलत यहाँ करोगे चलेगा, वहाँ नहीं, वहाँ तो सीधे नीचे टपक जाओगे आप। और साथ में उनकी स्टोरी से भी जुड़ा रहता है, उनकी लाइफ़ स्टोरी वो हमें बताते हैं, और मैं उनको ये बोलता हूँ, जो आप मुझे बता रहे हो मेरे तक सीमित है, उसके बारे में कोई नहीं जान पाएगा दूसरा। तो उससे भी मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अरे! मैं देखता हूँ कि कितना सारा प्रॉब्लम है लोगों की लाइफ़ में, इतना सारा प्रॉब्लम, मतलब मैं तो कई बार बोल देता हूँ कि भाई दुनिया में कितना गम है, मेरा गम तो फिर भी कम है। इतनी प्रॉब्लम्स उनकी लाइफ़ में, मैं बोलता हूँ यार केबीसी टीम को तो सबको ले लेना चाहिए। क्या ग्राउंड ऑडिशन, इतना प्रॉब्लम। कई लोगों की लाइफ़ को सुनोगे तो आप बोलोगे भाई कैसे जी रहा है, कैसे रह रहा है, इतना प्रॉब्लम, डिप्रेशन, टेंशन। तो उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो वो मोटिवेशन मुझे मिलता है, ये सब सीक्रेट बुक्स जो मैंने पढ़ी है ना, अपने ऊपर भी अप्लाई करता हूँ, उनके ऊपर भी। तो उनको भी मोटिवेट फ़ील कराता हूँ, उनको भी बताता हूँ, नहीं भाई कोई बात नहीं, 2 साल 3 साल से आप ट्राई कर रहे हो, और एक बार ट्राई कर लो, ये पढ़ लो, ऐसा कर लो, ये चीज़ों को ध्यान दो। तो इस तरीके से वो लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर जब वो एक अच्छा अमाउंट जीतते हैं, तब मुझे लगता है कि हाँ, चलो मैं सफल हो गया। इस पर्सन के लिए तो मैं कम से कम सफल हुआ। और भी लोगों को जैसे-जैसे जाते-जाते पिछले 4-5 सीज़न से बहुत सारे लोग गए हैं हमारे ग्रुप से। कोई बहुत बड़ा अमाउंट भी जीता है, कोई कम भी जीता है, क्योंकि कई बार किस्मत का भी रोल रहता है। अच्छा खेलता था, अच्छा पढ़ाई करता था, लेकिन उस समय वो और कन्फ्यूज़ हो गया हॉट सीट पे जाके। जी, जी। और प्रेशर जो आ गया, सारी बात हाँ, जैसे आपने बताया कि प्रेशर आ जाते हैं। कोई बिल्कुल ऐसा पर्सन है जिसकी, आपने बताया बहुत बहुत ही कंडीशन बहुत ही गड़बड़ है या खराब है, हुँ, लाइफ स्टोरी में बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं, तो हुँ। स्ट्रगल के साथ साथ आदमी अपना कॉन्फिडेंस भी लूज कर देता है, जी, जी, और जी। फिर उसको एक साथ ऐसा अपॉर्चुनिटी मिला कि वो अमिताभ बच्चन जी के सामने हुँ। बैठा हुआ है। हुँ, हुँ, हुँ। तो ऐसे बात में सवाल का जवाब दे पाना और अपना हुँ, मतलब फ्रेम ऑफ माइंड को स्टेबल हुँ। करके वहां पे बैठ पाना, जी। मेरे हिसाब से तो वो भी बहुत डिफिकल्ट हो जाता होगा लोगों के लिए। बहुत, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट रहता है। मतलब मैं तो उनको ये बोलता हूँ, जब आप हॉट सीट पे पहुँच जाओगे तो बात करने पे ध्यान मत देना, अपने गेम पर ध्यान देना। अमित जी क्या पूछ रहे हैं वो तो आप नॉर्मल बात बता देना, बोल देना, हाँ भाई, हाँ ठीक है। लेकिन गेम पे ध्यान देना, ये मत बार-बार सोचते रहो, मैं जाऊँगा हॉट सीट पर तो वो मेरे से ये पूछ देंगे तो मैं क्या बोलूँगा, वो पूछ देंगे। अरे जो दिमाग में आएगा बोल देना उस समय। लेकिन मेन फ़ोकस आपका गेम पर है। आपको जाना है, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन सुधारनी है, घर की स्थिति सुधारनी है। गेम पे ध्यान दो, जीके पे ध्यान दो, लाइफ़लाइन्स कैसे यूज़ करना है जो मैं आपको सिखाया हूँ, उस पे ध्यान दीजिए। सही तरीके से किस क्वेश्चन पे कौन-सी लाइफ़लाइन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं कि किसी भी क्वेश्चन पे कुछ भी रैंडम लाइफ़लाइन ले लिए, वो भी एक गड़बड़ है। तो वो सब सारी चीज़ें उनको बार-बार बताते रहता हूँ। जिनका सिलेक्शन हो जाता है, उनका फ़ोन आता है, बताते हैं, तो मैं उनको और ध्यान देता हूँ, उनसे और बात करता हूँ फ़ोन करके, नहीं भाई थोड़ा-सा देख लेना। जैसे अभी हमारे ग्रुप से बंटी जी आने वाले हैं अभी, तो 5 सितंबर, 4 सितंबर को टेलीकास्ट होगा। हाँ, वो वो 1 करोड़ के एमपी सवाल से तक वो हैं। पहुंचे हैं ना।
जी, जी, 1 करोड़ के सवाल तक पहुँचे हैं। तो उनसे भी मैं रेगुलर बात करता था, भाई अपना गेम पे फ़ोकस करो। वो बहुत मेहनत किया उसने, ये बात तो 2 साल से जुड़ा था ग्रुप में। मेहनत बहुत किया है वो, उसका रिज़ल्ट उसको मिला है ना? तो वो डिज़र्व करता था, उसकी फाइनेंशियल कंडीशन भी अच्छी नहीं थी, तो मुझे कई लोगों का व्हाट्सएप पे मैसेज आया, "सर, बहुत अच्छा लगा आपने उसकी लाइफ़ बना दी।" मैंने कहा, "मैंने लाइफ़ नहीं बनाई, मैं तो सिर्फ़ उसको गाइड किया हूँ। मेहनत तो वही किया, पढ़ाई तो वही किया, पढ़ना तो उनको है भाई। और मैं सिर्फ़ उनको एक थोड़ा-सा ही बता सकता हूँ, भाई स्टेज में जाकर या हॉट सीट पे जाकर ऐसा करना।" और उसने बहुत अच्छा गेम खेला है। आप वो एपिसोड ज़रूर देखना, 4-5 सितंबर को आएगा अभी। तो अच्छे तरीके से खेला, अच्छा अमाउंट भी जीतता है, तो अच्छा लगेगा आपको भी कि एक ऐसे पर्सन की हेल्प हुई है, जिसकी कंडीशन ठीक नहीं थी, अब वो एक अच्छा अमाउंट जीत गया और अपनी लाइफ भी चेंज करेगा, अपनी फैमिली की भी करेगा। इवन मैंने उसको ये भी बोला, वही गुरु गोविंद सिंह जी वाली बात, भाई अब तुम इतना अमाउंट जीत गए हो, तुम अपने आस-पास के एरिया के जो लोग हैं, जो ऐसा लगता है इनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, किसी को किताब की ज़रूरत है, बच्चों को एजुकेशन है, जो भी ज़रूरत है, वो तुम ज़रूर हेल्प करना। अपने लेवल पर अपने एरिया में करो, मैं इधर अपने एरिया में कर रहा हूँ, सीधी-सी बात है। तो ये मेनली एज ग्रुप क्या होता है, जैसे जनरली जिस लोगों के साथ आप कनेक्ट करते हो और केबीसी के लिए हुँ, उनको गाइड भी कर रहे हो, तो हुँ। जैसे अगर मान लीजिए ये यंग लोगों का एज ग्रुप है, हुँ, हुँ। तो मे बी ऐसा हो सकता है कि चलो केबीसी की तो आपने तैयारी करी, वहां पे आप जीके वगैरह पढ़ ही रहे हो, और केबीसी तो फिर इट्स लक का गेम है कि भाई आपका सिलेक्शन होगा नहीं होगा, जाओगे नहीं जा पाओगे। जी, तो क्या जी, आप जी। उसको ये मोटिवेट करते हो कि यार फिर आप ये हो गए हो, चलो आप फिर एग्जाम्स भी दे के फिर आप गवर्नमेंट जॉब का भी ट्राई कर लो, जब हाँ, आप तैयारी कर ही रहे वो भी जी, जी, वो तो मैं बोलता हूँ, मैं कभी किसी को नहीं बोलता केबीसी के भरोसे बैठो। केबीसी भी करो, साथ में अपना जॉब बिज़नेस जो कर रहे हो करो, है ना? आप सब चीज़ तब छोड़ सकते हो, मैं ये बोलता हूँ कि भाई जब तुम 5 करोड़ या 7 करोड़ जीतोगे ना, उस दिन सब दुनियादारी छोड़ के बैठ जाना, है ना? तो वैसा तो होगा नहीं, एक सीज़न में एक आध ही कोई बनेगा, अब वो कौन बनेगा नहीं पता। हो। एक तो मैं उनको विनर भी बोलता थे हूँ ना, जो जिन्होंने 5 करोड़ जीत लिया था, फिर उनके क्या है कि ऐसी खबर चली थी कि भाई इनका तो सारा पैसा लुट गया, फिर उन्हें खुद ही आके अपना बताना पड़ा था कि यार मेरे को ऐसी खबरें करनी हुँ, पड़ती है, वरना क्या है कि बहुत ज्यादा हुँ, फेम हुँ, मिलता है। क्योंकि आप होता है, एक होता है। तो बिल्कुल मान लीजिए गांव से आए, बहुत ही छोटे लेवल से आए, हुँ, और एक साथ वो 5 करोड़ रुपए जीत जाए, या पांच जी, करोड़ जी, जी। मान लीजिए चलिए कुछ भी अमाउंट जीत जाए, हुँ, तो जो फेम उसको मिलता है, हुँ, जैसे हुँ, आपके हुँ। साथ केस में तो आप कुछ चैरिटी भी करें तो वो फेम आपको पॉजिटिवली हेल्प करा, जी, बट जी, बहुत जी। सारे केसेस में वो फेम नेगेटिवली भी तो इम्पैक्ट कर सकता है ना। जी, 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 सही बोल रहे हैं। वो चीज़ भी मैं डिस्कस करता हूँ उनसे कि भाई आप ये चीज़ का ध्यान रखना है कि जो नेम फेम है कुछ समय के लिए रहेगा, हमेशा नहीं रहेगा, 6 महीना, 1 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल, बहुत बड़ा अमाउंट जीते तो 2 साल, उसके बाद कोई आपको नहीं पूछने वाला है। तो आप जिस फील्ड में हो, जॉब या बिज़नेस कर रहे हो या गवर्नमेंट जॉब की तैयारी या प्राइवेट जॉब, उस पे अपना काम तो अच्छे से करना ही है आपको, है ना? हाँ, लेकिन अगर आपको लगता है अपनी जॉब छोड़नी है आपको, अगर आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो, कम सैलरी मिल रही है और बहुत अच्छा अमाउंट जीत जा रहे हो, कुछ बिज़नेस करना चाह रहे हो, तो मैं बोलता हूँ भाई मेहनत फिर और अच्छी तगड़ी करनी पड़ेगी, 50 लाख 1 करोड़ जीतो, फिर उस जॉब से बाहर निकलो, फिर अपना कुछ कर सको। लेकिन ये चीज़ ध्यान रखना कि केबीसी ही सब कुछ नहीं है ना? केबीसी सब कुछ तब है जब आप मैं बोलूँगा आप 7 करोड़ जीत गए, बस 7 करोड़ जीत गए उसका सब खत्म, छोड़ दो बाकी सब फिर तो बढ़िया रहो, बिंदास रहो। लेकिन वो प्रोबेबिलिटी कहाँ बनेगी? 7 करोड़ आज तक सिर्फ एक ही मतलब जीत पाए वो भी जब जोड़ी एपिसोड आता था, है ना? नरूला ब्रदर्स थे दिल्ली के, 2 भाई 2 लोग साथ में बैठे खेले थे तब जीते थे। उसके बाद तो कभी कोई नहीं जीत पाया है। वो जीत ही नहीं सकते ना, इतना कठिन सवाल, इतना कठिन और मतलब बहुत उसको रिस्क मुश्किल होता लेने है। की एबिलिटी भी हर किसी में नहीं होती है। हाँ, वो भी है। तो वहाँ तक आदमी पहुँच ही नहीं पाता, लाइफ़लाइन्स खत्म हो जा रही है, एक्सपर्ट एडवाइस हटा दिया है। आप 50 लाख 1 करोड़ तक तो मतलब सरेंडर हो जाते हो, बस भैया हो गया, हमको नहीं रिस्क लेना। तो ये स्थिति हो रही है ना, तो इसीलिए हम लोग तैयारी तो मैं तो हर किसी को बोलता हूँ, भाई मैं तुम्हारी तैयारी में 5 करोड़ 7 करोड़ की करा रहा हूँ। अब शुरू के क्वेश्चन को तुम कैसे निकालते हो, लाइफ़लाइन बचा के क्या करते हो वो देख लो। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जीतो, 7 करोड़ जीतो। मैं तो हर किसी को बोलता हूँ, हर कोई जाके 7 करोड़ जीते, मैं इतनी तैयारी करा दे रहा हूँ। लेकिन अब वहाँ तक आप पहुँच ही नहीं पा रहे हो। कई कंटेस्टेंट्स के ऊपर जैसे आपने बताया ना प्रेशर आ जाता है। वहाँ जाके पता चला 5वें 6वें क्वेश्चन में लाइफ़लाइन ले लिया और जो आता था क्वेश्चन उसमें लाइफ़लाइन और बाद में सोच रहे हैं अरे ये तो मुझे आता था करके। तो प्रेशर में जाते-जाते ये स्थिति हो गई 25 लाख या 12 लाख या 6 लाख के क्वेश्चन में क्विट कर दिया, घर चले गए। तो ये भी होता है। तो वो प्रेशर को झेलना भी है, पॉज़िटिव भी रहना है और गेम पे फ़ोकस करना ज़रूरी है हमको, है ना? अमित जी से बात करना ठीक है, वो तो एक लाइफ़ टाइम अचीवमेंट है आपका वहाँ पहुँचना। लेकिन मेन है गेम। गेम पे आप कैसे फ़ोकस कर रहे हो, कितना जीके को आप रिकॉल कर रहे हो, रिवाइज़ कर पा रहे हो और पॉज़िटिव रहना है। भाई मेरा टारगेट है हम्म। इतना जीतना कम से कम और अपनी लाइफ़ चेंज करना। उससे नहीं हटना है, नहीं तो फिर दिक्कत होगी आपको। ये जीके जो हुँ, लोगों ने सीखा,
मान लीजिए अगर वो केबीसी में नहीं भी जा पाए, तो हम्म ये चीजें आपको क्या लगता है कि उनको वैसे उनकी पर्सनल लाइफ में कॉन्फिडेंस बिल्ड करने में, या मान लीजिए अगर किसी ग्रुप में आप बैठो, कम्युनिकेशन आपको हम्म करना है तो आपको टॉपिक्स के बारे में बताए, तो ये हम्म, उनकी हम्म। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी कुछ हेल्प करेगा आगे चल के? जी, बहुत डेवलपमेंट रहता है उसका, बहुत हेल्प मिलता है उसका। क्योंकि होता क्या है, जब आपके नॉलेज आ जाता है ना बहुत सारे फील्ड्स का, हम लोग तो क्या है टेक्नोलॉजी एआई वगैरह, हम लोग तो एआई से भी वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, तो लोगों को बताते हैं हमने एआई का यूज करके बताया। तो एआई क्या होता है, कई लोगों को नहीं पता। हमारे ग्रुप में तो 50 साल से ऊपर वाले भी हैं, 60 से ऊपर वाले भी हैं। एआई क्या, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या, सब बताते हैं चीजें। ये टेक्नोलॉजी का यूज करो, व्हाट्सअप कैसा है, ये चीजें, सारी चीजें उनको सिखाते हैं, समझाते हैं। तो होता क्या है कि जब आप 5 लोगों के बीच में बैठते हो, 10 लोगों के बीच में बैठते हो, अब कोई टॉपिक कोई डिस्कस कर रहा है ना, कोई करंट अफेयर्स की बात कर रहा है, अब क्योंकि मैंने उनको बताया या पढ़े हैं वो लोग, तो वो उस पर बात कर सकते हैं, उस पर चर्चा कर सकते हैं। कोई एमबीए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहा है, वहां पे ग्रुप डिस्कशन हो रहा है, तो वहां पर करंट अफेयर्स के टॉपिक आते हैं। तो अगर वो उससे कनेक्टेड वो पढ़ा होगा, तो वो उस ग्रुप डिस्कशन के पॉइंट में अच्छे पॉइंट डाल सकता है, तो लोगों पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा। हाँ भाई, ये नॉलेजेबल पर्सन है, ये संस्था के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, इसका सिलेक्शन होना चाहिए, इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो एक इम्पैक्ट पड़ता है। बोलते हैं ना, जिसका एक्सपीरियंस और नॉलेज रहता है वो शांत भी रहता है ना, तो मतलब एक तूफान की तरह है ना। तूफान के पहले की शांति वाला हो, क्योंकि जब वो बोलेगा तो फिर फैक्ट्स के साथ बोलता है, तो लोग वो ऊपर प्रभाव पड़ता है, लोग फिर उससे फिर फालतू की बहस नहीं करते। हाँ भाई, ये इसको पता है, इसको चीजें मालूम है, इससे बहस नहीं करना, इसको आप घुमा नहीं सकते। जितना आप ये जो पढ़ रहे हैं जीके, मतलब जीके मतलब ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि भाई जीके कि भाई पृथ्वी में ऑक्सीजन इतना, नाइट्रोजन इतना, ये वाले जीके की नहीं बात कर रहा हूँ। बहुत हम्म। सारे टाइप के जीके होते हैं। जैसे कल ही मैं एक लाइव में बता रहा था, सेशन लिया मैंने यूट्यूब पर, एग्जांपल दे रहा हूँ। मैंने टनल ऑफ लव दिखाया, एक हरा एक जंगल जैसा, उसमें ट्रेन की पटरी बिछी हुई है, बहुत सारे इंस्टाग्राम पे फोटोज आते हैं, तो मैं बताया कि ये देखो टनल ऑफ लव है। हम्म। तो बोले हाँ सर, हमने इंस्टाग्राम पे फोटोज देखी हैं, बहुत सारी रील्स हैं। तो मैं बताया ये टनल ऑफ लव यूक्रेन में है। अच्छा, यूक्रेन में? तो मैं बोला ऐसे कनेक्ट करके पढ़ना पड़ेगा। फिर मैं बोला चेर्नोबिल में जो डिजास्टर हुआ था, रेडिएशन वो हुआ था प्लांट में, वो भी यूक्रेन में। तो आपको ये याद रखना पड़ेगा, अभी रशिया यूक्रेन युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन का 2 फैक्ट मैं आपको कनेक्ट करके बता दिया हूँ, तो कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपके लिए अच्छा है। अब टनल ऑफ लव आपने बहुत बार देखा, बहुत बार देखा, इंस्टाग्राम में रील्स में देखा, यहाँ देखा, वहां देखा, म्यूजिक के साथ देखा, रोमांटिक म्यूजिक, लेकिन पता नहीं था। मैं जब बताया तो बोले हाँ सर, पहली बार सुना। तो अब वो जो 10 लोगों के सामने बात करेंगे, बताएंगे, तो उनका एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा। अरे यार, ये क्या चीज बताया, हमें पता था, आधा पता था। आधा ज्ञान खतरनाक होता है ना, पूरा हाँ। ज्ञान तो फिर आपको मास्टर बना सकता है, और बस आज वही के वाला टाइम हिसाब। में आधा ज्ञान ज्यादा है। जी जी। तो वही है, नॉलेज आपको है और अपडेटेड हो, तो आप किसी भी फील्ड में आगे बढ़ सकते हो, टेक्नोलॉजी और नॉन टेक हो, बिजनेस हो, जॉब हो, जहां पर भी है। आधा अधूरा ज्ञान तो बंदर के हाथ में छुरी जैसा ही है। ठीक है, आई थिंक पॉइंट्स तो अभी मेरे पास और भी बहुत सारे हैं, लेकिन बिकॉज जी टाइम लिमिटेड है, तो एक दो क्वेश्चंस के साथ ही मैं वाइंड अप कर लूंगा। जी पहली चीज तो आप ये बताओ कि जैसे अभी एबीसी के लिए गेम प्ले और ये सारी चीजें भी कर रहे हो, तो आपका शेड्यूल क्या रहता है एग्जैक्टली मतलब कि ये चीजें जो केबीसी का है वो जब केबीसी का सीजन आता है तभी आप करते हो, या ये 365 डेज आप चला रहे हो, और इसमें कितना टाइम आपका जा रहा है? 365 डेज चल रहा है, समझ लीजिए। क्योंकि केबीसी जब मैंने बताया ना, उसकी तैयारी तो बहुत समय से करनी पड़ती है आपको। सही बात है। केबीसी का सीजन स्टार्ट होगा अगस्त में, लेकिन उसके रजिस्ट्रेशन अप्रैल मई से चालू हो जाते हैं। तो होता क्या है कि हमारा क्योंकि यूट्यूब चैनल है, व्हाट्सएप ग्रुप भी है, तो लोगों को हम पहले से ही जोड़ के रख लेते हैं, उनकी तैयारी कराते रहते हैं। पहले शुरू में मैं अकेले करता था, जब मैं केबीसी से जीत कर आया था, 1-2 साल मैं अकेले करता था। उसके बाद जो मेरे ग्रुप मेंबर्स थे, जो लोग केबीसी में नहीं जा पाए, बाद में वो चले गए हॉट सीट पर, तो वो एक टीम बन गई हमारी। तो हमारी टीम है ना। तो ज्यादा मुझे नहीं ध्यान देना पड़ता अब आज की स्थिति में। पहले तो बहुत ध्यान देना पड़ता था, ऑफिस का जॉब भी देखो और केबीसी के लिए भी क्वेश्चन सिलेक्ट करो, एनजीओ का काम भी है, वो सब सोशल वर्क भी था, मतलब सारी चीजें थी। फिर जब टीम बन गया तो अब मुझे ज्यादा नहीं देखना पड़ता। मैं बस ये ध्यान देता हूँ कि जो भी हम लोग क्विज क्वेश्चंस करा रहे हैं, जो कंटेंट हमारे पास इकट्ठा हो रहा है, वो सब चीजें सही हैं कि नहीं है, वेल रिसर्च है कि नहीं, उसमें कोई गलती तो नहीं है। ये सब चीजों पे हम ध्यान देते हैं, और हमारी टीम है, तो ज्यादा दिक्कत नहीं रहता। सुबह अपना 9 बजे ऑफिस गए, 6:30-7 बजे तक ऑफिस हो जाता है। उसके बाद फैमिली टाइम रहता है, फिर रात को 9 से 10:30 केबीसी प्ले अलोंग लाइव हम लोग कराते हैं। वो भी जो कराने का काम है हमारे ग्रुप मेंबर्स करते हैं। तो कोई ज़्यादा दिक्कत की बात नहीं थी। बीच-बीच में लाइव सेशन में मैं जुड़ जाता हूँ, देखने के लिए कि सब ठीक-ठाक चल रहा है कि नहीं। और सैटरडे संडे में खुद लाइव लेता हूँ
जो क्लासेस रहती है वो मैं बताता हूँ, कैसे-कैसे क्या करना है, साथ में मोटिवेशन भी रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं, मैनेज हो जाता है। तो पहले ये बहुत प्रॉब्लम था, ये अभी फीस दिक्कत नहीं है। फॉर्मेट में रहता है, मतलब कि आप इसके लिए कुछ फी वगैरह भी चार्ज करते हो? हाँ, हम लोग का ये फ़ोकस रहता है कि कई लोग बोलते हैं कि सर हमको इसकी बुक्स भी चाहिए, हमारे पास जैसे केबीसी के लिए बुक्स भी है, तैयारी कराते हैं। तो वो जो फ़ीस का यूज़ हम लोग करते हैं सोशल वर्क में, है ना? नक्सलाइट अफ़ेक्टेड बच्चों का वो तो था ही, उसके अलावा और भी जिनको किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत पड़ रही है, जैसे आप देखते होंगे मिलाक का आता है, कीटो का आता है, इस टाइप का भी कुछ रहता है। जी, जी, फंड रेज़र वाला। तो वहाँ पर भी हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो जो भी फ़ीस आती है वो पूरा का पूरा हम लोग उसी में यूज़ करते हैं। हाँ, कुछ ऐसे लोग हैं जो हमारी जो टीम में हैं, उनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, तो उस फीस का कुछ पोर्शन मैं उनको भी दे देता हूँ कि भाई तुम मेहनत कर रहे हो, क्वेश्चंस बना रहे हो, तो उनको दे देता हूँ। प्लस साथ में ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें यूज़ करते हैं, जिससे एक प्रॉपर सिस्टम बना रहे। लोगों को भी ये ना लगे कि कहाँ क्या, और हम लोग ओपन है, पूरे ट्रांसपेरेंट है। या हम लोग बता देते हैं ग्रुप में कि भाई इस हमारा ये ग्रुप मेंबर है या इस ग्रुप मेंबर के इस फ्रेंड को ये प्रॉब्लम है, कुछ मेडिकल इमरजेंसी है या कुछ और प्रॉब्लम है, एजुकेशन या बुक्स की ज़रूरत है, कुछ और ज़रूरत है, बता देते हैं। इसकी आप डायरेक्टली हेल्प कर सकते हो या फिर हमसे ई-बुक ले लो, हमारे से जुड़ जाओ, है ना? और फिर उसके ज़रिए वो कर देंगे। उसका भी हम लोग पूरा हिसाब-किताब देते रहते हैं बीच-बीच में ग्रुप में। ऐसा नहीं कि बस ले लिया किसी से पैसा तो कुछ भी रैंडमली बताया, नहीं, हर चीज़ बताते हैं। हम लोगों ने इतना लिया और मैंने खुद कितना कंट्रीब्यूट किया वो भी मैं बताता हूँ। ग्रुप मेंबर्स ने कितना किया, क्या किया, उसका कहाँ यूज़ हुआ है, उसका जिसका यूज़ हुआ है, उसका भी मैसेज या उससे जो कम्युनिकेशन हुआ व्हाट्सएप पे या उससे कोई बात हुई है फ़ोन पर, वो भी हम लोग कोशिश करते हैं कि वो चीज़ हम लोग शेयर करें, ताकि ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रहे। तो ये फ़ीस का कॉन्सेप्ट सिर्फ़ उसी के लिए है कि सोशल वर्क में हेल्प हो सके। क्योंकि कई लोग क्या है, बिना फीस के मैं देखा हूँ, उस चीज़ की वैल्यू नहीं करते। हुँ। अब पहले मैं बहुत फ्री में सब चीज़ें दे देता था, मुझे कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन बाद में देखा कि अरे यार, लोग ऐसा करने लगे, हमारा कंटेंट उठाकर उसको बेचने लग गए। हुँ। मैंने कहा ये तो गड़बड़ बात है। बेचो तो मेरे को परेशानी नहीं है, लेकिन तुम उसको बेच के क्या कर रहे हो? कोई पार्टी कर रहा है, कोई दारू पी रहा है, क्या? मैंने कहा ये तो बहुत गड़बड़ हो रहा है। तो फिर हमने सिस्टम लाया फीस वाला। और मेरा बैकग्राउंड तो सबको पता है, हमारी टीम मेंबर्स का बैकग्राउंड सबको पता है, तो उसके ऊपर कोई डाउट कुछ करता नहीं है। किसी को डाउट रहता है मुझसे फ़ोन में बात कर लेता है, हमारी टीम मेंबर से बात कर लेता है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। फीस लेते भी हैं तो वो सिर्फ़ सोशल वर्क या किसी को कुछ ज़रूरत है उसके पर्पज़ के लिए, फाइनेंशियल हेल्प जिसकी हो जाए, सीधी-सी बात है। और कोई उसका उद्देश्य नहीं हो कि हमारी तो गवर्नमेंट जॉब है और हमारे जो ग्रुप मेंबर्स हैं बहुत सारे उनकी भी जॉब अच्छी खासी है, तो सैलरी भी अच्छी खासी है, तो वो 5-10 हज़ार रुपए, 15,000 से हमको क्या फ़र्क पड़ने वाला है? हम उसका क्या कर लेंगे? हम अपनी सैलरी का जब कुछ परसेंटेज सोशल वर्क में लगा रहे हैं, तो हमें उस पैसे से क्या करना? बस ये है कि किसी की ज़्यादा अच्छे से हेल्प हो जाए, तो ज़्यादा एक अमाउंट इकट्ठा हो जाए, हुँ। वो हमारा पर्पज़ रहता है। तो फीस हम लेते हैं, वो बात तो है। लेकिन यूट्यूब पे पूरा फ्री है। यूट्यूब पे तो मेरे 600 वीडियोज़ हैं। 600 वीडियोज़ में आप देखोगे, उसको निकालने में आपको 4 महीने लग जाएँगे, 10,000 से ज़्यादा फैक्ट्स कंटेंट है। मैं बोलता हूँ जाओ, आप पैसा नहीं दे सकते कोई प्रॉब्लम नहीं, यूट्यूब पे पूरा फ्री कंटेंट है। वो देखो आप, उसके लिए कौन मना किया? उससे भी क्वेश्चन्स फँसते हैं केबीसी में। केबीसी में क्वेश्चन्स तो आ रहे हैं। केबीसी का भी कुछ सोर्स होगा ना, क्वेश्चन्स तो फँस ही रहे हैं, हमें पैटर्न पता है। वो तो फ्री है, वो वीडियो देखिए, 2 महीने बाद 600 से वो 650 हो जाएँगे, फिर 700 हो जाएँगे वीडियोज़। वीडियोज़ तो बढ़ते जा रही है। तो वो फ्री है, उसका कोई दिक्कत नहीं है। केबीसी का क्या सोर्स है क्वेश्चंस का? कंप्यूटर ऑटोमैटिकली क्वेश्चन क्रिएट कर रहा है। कोई क्वेश्चन बैंक है 3 लाख 2 लाख क्वेश्चंस का वहाँ से हुँ, उठा रहा है। हुँ। तो वो आपने अगर इस पे कभी रिसर्च किया हो तो? केबीसी का सोर्स आपकी प्रोफ़ाइल के हिसाब से, उनके पास क्वेश्चन बैंक बना हुआ है, उन लोगों ने आउटसोर्स कर दिया है हुँ। ना? बहुत सारे लोग जो क्विज़ कराते हैं बड़े-बड़े शहरों में, बैंगलोर, दिल्ली, पुणे, तो वैसी क्विज़िंग वाली टीम्स हैं, तो उनको आउटसोर्स कर दिया कि भाई ये हम 2 सीज़न, 3 सीज़न का कॉन्ट्रैक्ट तुम्हारे साथ है, अब तुम क्वेश्चन बैंक यहाँ डाल दो। अब जिसकी जो प्रोफ़ाइल है, जो भी जैसे मैंने बताया ना, कोई मेडिकल फील्ड वाला, मेडिकल स्टूडेंट, तो उसको मेडिकल के 1-2 क्वेश्चन आएगा। वो राजस्थान का है, तो राजस्थान के क्वेश्चन आ जाएँगे, गुजरात का है, तो गुजरात का। तो डाटा बैंक बना हुआ है सर्वर में उनके, अब प्रोफ़ाइल से मैच हो जाता है, फिर उस समय वो क्वेश्चन आते जाएगा। और कुछ क्वेश्चन तो बहुत ईज़ी रहेंगे जो उससे प्रोफ़ाइल से कनेक्टेड नहीं है। एट रैंडम कुछ गाना दिखा दिया, कुछ फ़ोटो दिखा दिया, ये क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मुहावरा पूछ दिया, तो वो सब तो रैंडम क्वेश्चन्स आते ही हैं। प्लस जो आपकी प्रोफ़ाइल है उसके हिसाब से कनेक्टेड रहता है, सर्वर से निकल के आता है क्वेश्चन कि भाई ये बंदा हॉट सीट पर आ गया है, कीवर्ड्स मैच हो जाते हैं। जैसे एक एक्सेल शीट होती है, उस तरीके से उनका कुछ सिस्टम है, कीवर्ड्स मैच हो जाते हैं कि भाई ये है, अमित जी हैं, यहाँ से हैं, ये है, इस स्टेट से, इस डिस्ट्रिक्ट से, इनका ये फ़ेवरेट चीज़ें हैं, फ़ेवरेट स्पोर्ट्स है, फ़ेवरेट गाना है, खाने का जो भी है, उससे हिसाब से एक क्वेश्चन बैंक बन जाता है। फिर वो क्वेश्चन आते रहते हैं कंप्यूटर में, जब वो हॉट सीट पर पहुँचता है।
तो उसके लिए भी पीछे टीम बैठी रहती है। मतलब क्वेश्चन आता है, लॉक करना है, लॉक कर दिया जाए, बोलता है तो कोई तो वहां से उसको लॉक करता होगा ना माउस से कुछ, मतलब तो बैठा। इतना एआई थोड़ी आ गया है, क्योंकि ये तो हाँ 10-20 साल से चला आ रहा है। जी जी और जी। अब हम बोल सकते हैं चलो वॉइस कमांड आ गया है, कुछ भी आ गया, हम्म लेकिन जब ये आज से 15-20 साल जब शुरू हुआ था, और हम्म। सेम फॉर्मेट ही लेके चलते आ रहे हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस किए भी नहीं है नहीं नहीं किए। पर्सनैलिटी जी को बनाए रखने के लिए। जी 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 जी, वो तो है। तो आपका एक एडवाइस क्या रहेगा यूथ के लिए, मतलब कि जो, बिकॉज आप एजुकेशन के बैकग्राउंड से भी हो और लोगों को प्रिपेयर भी करवा रहे हो, तो एक जो यंग बच्चा है अभी, हम्म स्कूल में है या कॉलेज में है, तो हम्म। आप उसको क्या एडवाइस करोगे, उसको अपने फ्यूचर के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो जिस फील्ड में जुड़ा हुआ है ना, उस पे तो उसको ढंग से फोकस करना चाहिए। अगर वो इंजीनियरिंग वाला है, मेडिकल वाला है, या जो भी जिस फील्ड का है, उसको तो उस पे फोकस करना चाहिए कि भाई जिस पर्पस के लिए आप जो भी जॉइन किए हो एजुकेशन में या जहाँ पर भी हो आप, तो उसको तो आपको अच्छे से करना है। उसमें कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, पहली बात तो ये है। फोकस रखना है आपको गोल्स पे, जो आपके हैं गोल्स है ना, कि भाई मुझे ये काम करना है, मुझे आगे जाके ये बनना है, उस पे कम से कम कोशिश तो करनी है ना। अब कई लोग का टारगेट ये रहता है कि मुझे आईएएस बनना है ना, आईपीएस बनना है। अब पता है कि भाई उसमें लिमिटेड सीट्स है, 180 200 या जितनी भी सीट्स हैं, लिमिटेड सीट्स हैं। कितने लोग पहुंच पाएंगे? बहुत ही कम लोग पहुंच पाएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम नेगेटिव हो जाए। मेहनत तो करनी पड़ेगी आपको, और अपने गोल के प्रति अब जो लक्ष्य है ना, अर्जुन की तरह वो तोते की आंख, आपको उतना तो करना पड़ेगा। बाकी रिजल्ट तो समय आने पर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। और मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो आईएएस आईपीएस नहीं बन पाए हैं, लेकिन वो अभी खुश हैं, वो अपनी जॉब से सेटिस्फाई हैं, अच्छी अच्छी गवर्नमेंट जॉब्स पर हैं, वो आईआरएस बन गए या किसी और फील्ड में चले गए हैं। इवन कोई प्राइवेट जॉब भी कर रहा है, इवन कोई अपना खुद का बिजनेस भी चला रहा है। तो मेन चीज है आपका हैप्पीनेस, है ना। और वो हैप्पीनेस के लिए आपको माइंड बॉडी सोल सब अलाइंड रहना चाहिए, आपको वैसा मोटिवेट रहना चाहिए, आपको वैसा उस तरीके से काम करना है, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट जो आता है इन सब, जो सबसे ऊपर है, हेल्थ इज वेल्थ। हेल्थ सही है तो फिर सब सही है, उसके बाद आप चीजें अच्छे से कर सकते हो। हेल्थ सही नहीं रहेगा फिर तो कुछ भी कर लो कोई मतलब नहीं है। तो मेरा मैसेज यही रहेगा, जिनको भी आप बोले, यंग जनरेशन बोलिए या ओल्ड जनरेशन, कि आपका जो टारगेट है, आप जो टारगेट बना के रखे हो, टारगेट मतलब एक टारगेट नहीं होता है ना, हमारे मल्टीपल टारगेट्स होते हैं अलग अलग फील्ड के। फैमिली से रिलेटेड अलग टारगेट होता है, प्रोफेशनल अलग टारगेट। उन टारगेट्स को छोटे छोटे टारगेट्स में ब्रेक कर दो, उसके बाद उन टारगेट्स को पूरा करो, फिर नए टारगेट्स बनाओ, उनको पूरा करते चलो। ठीक है, 5 ईयर लॉन्ग टर्म गोल, 10 ईयर लॉन्ग टर्म गोल, ये सब सिर्फ एचआर इंटरव्यू में अच्छा लगता है। अभी आपका टारगेट एक एक महीने का रहना चाहिए मेरे हिसाब से, 1 महीना या 1 हफ्ते का, कि भाई 1 हफ्ते में मुझे ये करना है, अपने बिजनेस को ऐसे आगे बढ़ाना है, या अपने काम पर या जॉब की तैयारी कर रहा हूँ, एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, तो ये करना है। और रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम है तो उस पर भी फोकस करना चाहिए, है ना। ऐसा नहीं कि बस वो प्रोफेशनल लाइफ में बहुत बड़े एक्सपर्ट बन गए और फैमिली लाइफ में परेशान हो रहे हैं, वैसा नहीं होना चाहिए। एक एक हफ्ते का टारगेट लो, 15 दिन का लो, 1 महीने का लो, उन टारगेट्स को पूरा करो, फिर नेक्स्ट टारगेट सेट करो, है ना। वो टारगेट सेट करोगे और उसके बाद आपको सफलता मिलेगी, तब आपको सुकून लगेगा, हाँ ठीक है भाई, अगर मैं लाखों करोड़ों नहीं कमा पा रहा हूँ, हजारों में भी मैं खुश रह सकता हूँ। तो हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट है सक्सेस से ज्यादा। हैप्पी हो तो सब बढ़िया है, खुश हो सुखी हो तो सब बढ़िया है। बाकी तो करोड़ों लाखों कमाकर भी सब दुखी बैठे हुए हैं, डिप्रेशन में हैं, दवाइयां खा रहे हैं, साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। तो वैसा नहीं रहना है ना। खुशी इंपॉर्टेंट है, और जो आप काम कर रहे हो उस पे आपको फोकस करना है, जरूरी है। और जब आपको सफलता मिल जाए, सफलता शेयर करने वाला, सक्सेस शेयर करने वाले भी होने चाहिए। फिर उसके बाद अगला टारगेट बनाइए, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और आगे बढ़ते जाइए लाइफ में। एक लास्ट क्वेश्चन है, फिर वाइंड अप कर लेंगे कि जी। आप भी गवर्नमेंट जॉब में हो, और हम्म जिन लोगों को आप पढ़ाते हो उसमें से भी कुछ हम्म। लोग आगे चल के गवर्नमेंट जॉब्स में गए हैं, जी। तो आप एक बहुत ही एप्ट पर्सन हो इस क्वेश्चन के लिए, कि हम लोग ये देख रहे हैं कि यूपीएससी की तैयारी लोग कर रहे हैं, और हम्म 1 साल 2 साल 4 साल 5 साल, मतलब हम्म जब आप इतने साल तैयारी करते हो, हम्म आपका फोकस सिर्फ पढ़ाई पर है, हम्म। आपके रिलेशनशिप, फाइनेंसेस, हेल्थ, वो सब सफर तो करेंगे ही, मेंटल हेल्थ भी करेंगे। लोगों को आ जाते हैं। और हम्म
उसके बाद आप 5-6 साल तैयारी करने के बाद अगर आपका नहीं होता है, हम्म। तो आपने क्या है कि आपका जॉब तो लगा नहीं, और जी। यहाँ पे आपने सारी चीजें बिगाड़ ली। जी। तो ये क्या होना चाहिए कि भाई मुझे अगर तैयारी करनी है तो मैं एक हम्म। साल 2 साल तैयारी करूं, उसके बाद मैं अपने आप को एवेलुएट करूं कि अगर मेरा नहीं हो पा रहा है तो या तो हम्म। मुझे एग्जाम का गोल थोड़ा सा नीचे करना है, चलो यूपीएससी हम्म। पूरा स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन पे मैं आ हम्म। जाऊं, एसएससी पे मैं आ जाऊं, या जी। ये है कि चलो अगर इधर नहीं हो रहा है तो मैं मे बी प्राइवेट सेक्टर की तरफ, या रिसर्च में, या मान लीजिए हम्म। अगर पढ़ाई का बहुत ज्यादा शौक है, पीएचडी कर हम्म। लिया, टीचिंग लाइन में मैं चला जाऊं। तो ये डिसीजन आदमी को कब ले लेना चाहिए? मेरे हिसाब से जितना मैं लोगों को जानता हूँ, बहुत सारे यूपीएससी की तैयारी करने वाले और सिविल सर्विस के लोगों को जानता हूँ, मैं जुड़ा भी हूँ उनसे। इवन वो केबीसी भी तैयारी करते हैं, कॉमन वो रहता है। तो मुझे लगता है 2 साल में ही आपको क्लियर हो जाना चाहिए। मतलब 2 साल में आप देख लो, 2 साल में नहीं हो पा रहा है ना ढंग से, तो फिर आप थोड़ा सा अपना जो बोलते हैं ना गवर्नमेंट जॉब का, दूसरे गवर्नमेंट जॉब की तरफ फोकस करना चाहिए। तो उसी के सहारे नहीं रहना चाहिए। बहुत सारा बोलते हैं पॉजिटिव टॉक्सिसिटी आ गया इंस्टाग्राम यूट्यूब से, मैं इतना साल किया फिर बन गया। बन गया वो अच्छी बात है, लेकिन होता क्या है उससे, आपने जैसे बताया ना, हेल्थ का भी लॉस हो रहा है, टाइम भी चला गया। और क्या होता है, दूसरे गवर्नमेंट जॉब्स की एक एज लिमिट होती है, पता चला 28 है 27 है, वो आपका निकल गया, फिर ना आप इधर के रहे ना उधर के रहे। फिर एक फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, टेंशन, मैं छोटी सी कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ या फिर छोटा सा मैं जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट जॉब नहीं प्राइवेट जॉब कर रहा हूँ, बिजनेस करना पड़ रहा है, तो दिमाग खराब होता है बहुत ज्यादा। मतलब एक आदमी डिप्रेशन में आ जाता है। वो लगता है 2 साल बहुत होता है। 2 साल मतलब जब तैयारी सीरियसली स्टार्ट किए उससे, है ना। अब एकदम जीरो से स्टार्ट किए हो, उनके लिए तो भाई मैं बोलूंगा बड़ा रिस्क है। जो एकदम जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं ना, कि भाई बस वो एस्पिरेंट्स वाली सीरीज देख ली हमने यूट्यूब पर और पहुंच गए जीरो से, पता ही नहीं, जी के कुछ मालूम नहीं, बोलो बांग्लादेश में कौन पीएम थी नहीं पता, मालूम ही नहीं, कुछ भी नहीं पता, ऐसा हाल वाला है। वैसे लोगों को तो बहुत रिस्क है। मतलब वो लोग पास अगर कुछ फाइनेंशियल बैकअप अच्छा है तो वो लोग करें 3-4 साल अपना, जैसा उनको ठीक लगता है। लेकिन अगर आपको कुछ बेसिक है, कुछ ठीक ठाक है, तब 2 साल के बाद तो आपको थोड़ा दूसरा ऑप्शन भी करना, देखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकता है फिर। और मेंटल हेल्थ कितना इंपॉर्टेंट हो जाता है आज के टाइम पे? वो तो सबसे ऊपर है। मेंटल हेल्थ सबसे ऊपर है। मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा तो सब ठीक रहेगा। सारी कंडीशन से आप जो एडवर्स कंडीशन उससे आप निकल पाओगे, है ना। जैसे मैंने बताया, खुश रहोगे, सुखी रहोगे, तभी सारी चीजें अच्छे से हो पाएंगी। वो नहीं है अच्छा मेंटल हेल्थ, तो फिर कुछ अच्छा नहीं है। आप लखपति करोड़पति हो या कुछ भी हो, या आपकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, मिडिल क्लास हो, वो तो ऐसा है ना, आपको अंदर से एक सेटिस्फेक्शन होना चाहिए कि भाई मैं जो कर रहा हूँ वो कर रहा हूँ तो अच्छा है। कई बार मुझे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यूट्यूब पे चैनल चालू करना है फॉर एग्जांपल। हम्म। मैं बोलता हूँ कर लो चालू, जो इस फील्ड में आपको नॉलेज है। तो बोलते हैं मैं कॉपी पेस्ट वाला करूंगा, मैं वहां की वीडियो चुरा के। मैंने कहा वो उसमें क्या मिलेगा, थोड़े दिन व्यूज आएंगे, थोड़े सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे, 100-200, फिर क्या करोगे, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। तो हर फील्ड में आपको प्रॉपर मेहनत करने की जरूरत है ना। तो लोगों को क्या बोलते हैं, द ग्रास इज मोर ग्रीनर ऑन दैट साइड से बोलते हैं ना, हाँ, इस तरीके कुछ कोट है, मुझे ध्यान नहीं। तो वो वही वाला हिसाब है। मेंटल हेल्थ बहुत सही रहना जरूरी है। और उसके लिए आपको जो नेगेटिव चीजें, नेगेटिव न्यूज है ना, अभी मैं आपको बताता हूँ, TV26 करके चैनल है, TV26, हाँ, उसकी विकिपीडिया पेज खोलिए आप। उस पे आपको मिलेगा, इसके नाम रिकॉर्ड है 24/7 यूक्रेन रशिया और लाइव रिपोर्टिंग का। अच्छा जब जी। से चालू है तब से अभी तक का। हम्म। तो वो आप वो चीजों को देखोगे, उस टाइप की चीजों को देखोगे, तो कहाँ से आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। न्यूज़पेपर भी पढ़ते हो तो उसमें वो किडनैपिंग हुआ, ये क्राइम हुआ, वो हुआ, एक्सीडेंट हुआ, ये सब चीजों को पढ़ने का कोई सेंस नहीं है। थोड़ा बहुत पढ़ना ठीक है अपने नॉलेज के लिए, यहाँ हुआ ये वो सब चीजें, लेकिन कई लोग उसी उसी को खोज खोज के पढ़ते हैं। मतलब पता नहीं क्यों पढ़ते हैं, मुझे लगता है कि क्राइम पेट्रोल को नोट्स बना के देना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वो पढ़ते रहते हैं। ये सब चीजों से हमको दूर रहना है। और सोशल मीडिया पर भी, व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे ऐसे मैसेज आते हैं, और अगर कोई आपको ज्यादा इस तरीके के मैसेज भेज रहा है तो उसको बोल दो भाई ये सब मैसेज मत भेज, नेगेटिव वाले, है ना। और पॉलिटिक्स वाले, ये सब चीजें जो जिसका
कोई आपसे कोई लेना देना नहीं। हाँ, आप पॉलिटिक्स फील्ड के हो, आपको भेज रहा है तो अलग बात है, लेकिन लेना देना नहीं, जब बस जबरदस्ती फॉरवर्ड करता है। तो ये सब चीज़ों से आप बचोगे तब आपका मेंटल हेल्थ ठीक रहेगा। नेगेटिविटी से, टॉक्सिसिटी से, नेगेटिव न्यूज़ से और क्राइम पेट्रोल सावधान इंडिया से बचोगे तो सब चीज़ ठीक रहेगा। बाकी जो आप करते हो, आपका जो शेड्यूल है उसको अच्छे से फॉलो कीजिए। हेल्थ इज़ वेल्थ। और मेंटल हेल्थ के लिए तो बस यही बोलना चाहूँगा कि अपने जो आस-पास के लोग हैं, उसको भी ध्यान देना ज़रूरी है कि आप किन लोगों के साथ, आपकी संगति कैसी है, किनके साथ आपका सर्कल है। आपको लगता है कि उनके साथ आपके जो फ्रेंड सर्कल है जो है वो काफ़ी ज़्यादा गलत डायरेक्शन वाले हैं, तो उनको छोड़ देना चाहिए, भले वो बचपन के दोस्त हों या कुछ भी हो। दोस्त तो फिर भी नए बन सकते हैं। आप एक बार गलत डायरेक्शन में चले गए, डिप्रेशन में चले गए हैं ना, तो वापस आना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, कठिन होता है ना? तो मेंटल हेल्थ भी बहुत इम्पोर्टेंट है, जैसा आपने पूछा मुझसे। प्रायोरिटी है वो, है ना? मेन प्रायोरिटी है, वो ठीक रहेगा तो आपको जो चाहिए वो चीज़ें मिल जाएँगी। टाइम कितना लगेगा मुझे नहीं पता, 2 साल, 5 साल, 10 साल, लेकिन मिल जाएगा जो च आप सोचते हो। लाइफ़ में आपको चीज़ें मिल जाएँगी। आपको जो क्लैरिटी है मेंटल हेल्थ के बारे में, आप मतलब केबीसी के बारे में तो आप पढ़ा ही रहे हो, लेकिन मेंटल हेल्थ के बारे में जो आपका क्लैरिटी है, तो मैं तो आपको एडवाइस करूंगा कि आप केबीसी के साथ साथ एक इस पे एक अलग से यूट्यूब चैनल आप ओपन कर लो, क्योंकि उसका भी आज के टाइम में हमारे लोगों को रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। आपको एक चीज़ बताऊँ मैं? वो हमारा एक अलग से ग्रुप भी है मेंटल हेल्थ का, हैप्पी कर्मा करके। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ। जो केबीसी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं या और कुछ प्रॉब्लम उनकी लाइफ़ में, केबीसी में नहीं जा पा रहे हैं या फाइनेंशियल इश्यू है या जॉब का है, हमारा एक हैप्पी कर्मा करके एक टेलीग्राम चैनल भी है ना? तो वहाँ पर भी लोग कनेक्टेड रहते हैं, उनकी लाइफ़ भी चेंज करते हैं। आपने पूछा तो मैं बता रहा हूँ, वो भी हम लोग कर रहे हैं साथ में पैरेलल। ठीक है। और उमेश जी को हुँ। हम लोग आगे क्या क्या करते हुए देखने वाले हैं फ्यूचर में? अ, बहुत सारा अभी जैसे 2-3 और अलग-अलग एनजीओ से जुड़ा हुआ हूँ। तो अभी जो रिसेंट जो एक्टिविटी होने वाली है वो मैं बता देता हूँ। जो अभी कोलकाता में इंसिडेंट हुआ, जो हुआ, उससे जी। रिलेटेड अभी हम लोग यहाँ पर जितने भी स्कूल्स हैं वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर से बात करके सेल्फ डिफेंस की क्लास हम लोग करवाने वाले हैं। इवन बहुत सारे महिलाओं का ग्रुप है हमारा, एक वो लोग हैंडमेड पेपर स्प्रे बनाकर बाँटने वाले हैं फ्री में। तो ये एक लंबा प्रोसेस चलने वाला है। हम लोग जवाहर नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं, उसकी भी हम लोग तैयारी कराते हैं। ये नहीं पता है कई लोगों को, क्योंकि जब मैं केबीसी में गया था तब मैं ये काम नहीं चालू किया था, उसके बाद चालू किया। क्लास 5th में जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है ना 6 के लिए, तो जवाहर नवोदय विद्यालय एक ऐसा स्कूल है जहाँ पर क्लास 6 से लेके 12वीं तक की पूरी पढ़ाई-लिखाई, खाना-पीना खर्चा गवर्नमेंट पूरा उठाती है, इवन कपड़ों तक का सब खर्चा वो उठाती है। तो वो भी हम लोग करते हैं, तैयारी करवाते हैं उसकी। और उसके अलावा भी बहुत सारी मिसलेनियस एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, किसी को मेडिकल हेल्प की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत है, वो करते रहते हैं। मतलब छोटा-छोटा कुछ ना कुछ लगा रहता है। तो आपसे तो मैं कनेक्टेड हूँ, तो आपको तो पता चलता ही रहेगा। बाकी जो ये देख रहे हैं वीडियो, उनके लिए मैं यही बोलूँगा कि अभी जैसे मैं जब से केबीसी से आया हूँ, तो मेरी एक टीम अच्छी खासी बन गई है। मतलब वैसे सोचने वाले मिल गए हैं, जो मैं कई बार चीज़ें नहीं सोच पाता, वो लोग आइडिया देते हैं कि हमको ये भी कर लेना चाहिए, वो भी कर लेना चाहिए। तो एक एक अच्छा एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया मुझे केबीसी के माध्यम से, जिसकी वज़ह से एक बहुत बड़ा सर्कल बन गया, ग्रुप बन गया है। कई एनजीओ से कनेक्टेड हूँ, किसी में वॉलंटियर की तरह, किसी में एडवाइज़र की तरह। तो कुछ ना कुछ चलते रहता है लाइफ़ में, पॉज़िटिव चेंज लाने की हम लोग कोशिश करते रहते हैं। और जो भी पॉज़िटिव चेंज लाने की कोशिश कर रहा है समाज में, सोसाइटी में, देश में, मैं उन सब लोगों के साथ जुड़ना चाहता हूँ आगे। और आपके इस यूट्यूब चैनल से जो भी ऐसा कोई बंदा है जो जुड़ना चाहता है मुझसे, उनके लिए ओपन इनविटेशन है। हम लोग डिस्कस करें, बातें करें, अलग-अलग स्टेट्स के लोग हैं और क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं हम लोग, जिससे एक समाज में एक सकारात्मक सुधार हो, पॉजिटिव चेंज आए। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि वैसे लोग अगर मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं, तो अमित जी के चैनल के माध्यम से मुझसे कनेक्ट हो जाएँ, तो मेरे लिए भी अच्छा रहेगा और हमारी सोसाइटी के लिए भी अच्छा रहेगा। ठीक है, वो आपके डिटेल्स तो हम लोग यहाँ पर डाल भी देंगे। जी। मतलब आपसे कोई डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहे तो क्या मीडियम अच्छा है? वो आपको इंस्टाग्राम पे कनेक्ट करे, आपको ईमेल करे, फ़ोन करे, या कुछ भी कर फ़ोन सकते कर ले, कोई प्रॉब्लम, फ़ोन कर ले, यूट्यूब का चैनल उमेश साहू वाला वहाँ कर सकता है मैसेज, कहीं भी कर सकता है, सारा ओपन है, इंस्टाग्राम पर भी है सब, उमेश साहू करने से आ जाता है, सब ओपन ही है। फेसबुक पे मेरे कम से कम 2 लाख फॉलोवर्स हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर भी कई लोग का कॉन्टैक्ट होता है, कुछ फाइनेंशियल हेल्प की ज़रूरत पड़ती है, कुछ केबीसी गाइडेंस या और कुछ भी। हैप्पी कर्मा का जो मैंने बताया, कुछ वैसा मेंटल हेल्थ का जिनको इश्यू है ना? हमने
एलिसन करके कोर्स होता है, एलिसन जो मेंटल साइकोलॉजी के ऊपर, उसका भी हमने 3 महीने का कोर्स किया, उसका भी सर्टिफिकेट है। मतलब ऐसे ही नहीं कि कुछ बोल देते हैं हम लोग, उसका कोर्स सर्टिफिकेशन भी है हमारे पास, तो वो भी किया हुआ है हमारे ग्रुप मेंबर्स ने। तो पूरा प्रोसेस है, सिस्टमैटिक है, तभी हम हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। तो कनेक्ट कर सकते हैं, आप नंबर देना चाहते दे सकते हैं, और यूट्यूब से भी कनेक्ट करना चाहते हो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो उमेश जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। और जी सर। मुझे को तो लगा था कि सिर्फ केबीसी पे डिस्कशन होगा, लेकिन ये लास्ट में बहुत सारी चीजें और कवर हो गई, और जो आपने मुझे जी बताया तो बहुत अच्छा लगा कि आप इतनी सारी चीजें एक साथ मिलके बहुत सारे काम आप कर रहे हो। मतलब पॉइंट्स जी तो और निकल के आ गए लास्ट की बातें सुन के। जी जी लेकिन उसको ऐसा करते हैं, उसको अगले किसी पॉडकास्ट के लिए उसको हम बचा के रखते हैं कि एक पॉडकास्ट और करेंगे आगे कभी, और ये हेल्प जी करना और ये सारी चीजें वो जी जी डिस्कस रखेंगे पूरा। जी जी सर, मैं बोलना चाहूँगा सबसे पहले, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। काफ़ी दिन के बाद मैं मतलब पॉडकास्ट या इंटरव्यू या डिस्कस कर रहे हैं, करीबन 2 साल हो गया होगा। किसी के साथ मैंने किया था, उसका फोकस केबीसी ही था, लेकिन आपसे बात करके और भी दूसरे जो फील्ड्स थे उस पर डिस्कशन हुआ, तो काफ़ी अच्छा लगा। और थैंक यू, मुझे मतलब थैंक यू बोलना चाहूँगा आपको कि आपने मुझे मौका दिया, है ना, मुझे और मेरी टीम को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने का मौका दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच। और अगले पॉडकास्ट में केबीसी पे डिस्कशन नहीं करेंगे, बाकी सारे टॉपिक पे करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। ओके ओके उमेश जी, थैंक यू सो मच। ओके सर, थैंक यू।